के रूप में हमने मान लीजिए कि किसी कुंडली में वीनस और केतु जो है साथ बैठे हैं। अब वीनस और केतु साथ बैठे हैं, वीनस के बहुत से जो है वो सिग्निफिकेशंस हैं। तो हमें ये देखना है कि सामने वाला कौन सा, केतु जो है वीनस का शत्रु है, वीनस के कारकत्व को वो नलीफाई करता है, कमजोर करता है। तो हम ये देखना कि कौन से कारकत्व में क्या चीज जो है प्रभावित होगी। अगर मान लीजिए हमने वीनस का एक कारकत्व फाइनेंस ले लिया, मनी ले लिया, और केतु जो है उसके आगे बैठा हुआ है, तो ऐसे जातक को मनी के अर्निंग में परेशानी आएगी। दूसरी बात हम ये देखेंगे कि मान लीजिए हमने एक फीमेल चार्ट है, फीमेल चार्ट में वीनस जो है वो स्वयं फीमेल है और वहां पर केतु बैठा हुआ है। तो अब उस फीमेल्स के अंदर जो है, जो वीनस के गुण होने चाहिए उनमें काफी कमी आ जाएगी। इसी प्रकार से अगर हम लग्जरी का ले लेते हैं, वाहन का ले लेते हैं, क्योंकि वीनस वाहन का भी कारक है। वाहन और केतु, केतु देखिए क्या होता है, डिजेक्शन है, सांसारिक सुख सुविधाओं से मुंह मोड़ना जो है, यही स्पिरिचुअलिटी है। इसीलिए केतु को स्पिरिचुअल प्लेनेट कहा गया है। तो वाहन के लिए जब हम देखेंगे और शुक्र के आगे केतु बैठा है, तो वाहन से परेशानी होगी, वाहन को खरीदने में प्रॉब्लम आएगी। और अगर वाहन, नया वाहन खरीदेंगे तो हो सकता है कि वो किसी कारणवश पुराना हो जाए, कहीं उसके माने जो एक्सीडेंट हो जाए। तो वहां पर भी जब नाड़ी में हम कारकत्वों का प्रयोग करते हैं, ग्रहों का, जब हम जैसे मान लीजिए किसी की कुंडली में सूर्य और बृहस्पति एक साथ बैठे हैं। अब देखिए जो मूल त्रिकोण राशियां हैं अपने 1, 5, 9, ये अग्नि तत्व की राशियां हैं। और इनमें बैठे हुए ग्रह, वैदिक भी यही बताती है और नाड़ी भी यही बताती है कि 1, 5, 9 राशियों में बैठे हुए ग्रह, इनके फल हमको बिल्कुल लो एफर्ट से, बिल्कुल लेस एफर्ट से ही प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि अग्नि तत्व की राशियां हैं, ये मूल त्रिकोण है, हमारा धर्म त्रिकोण है। तो ये डेस्टाइंड है इस नेटिव के लिए कि इन राशियों में बैठे हुए ग्रह जो है उसको फल देंगे। उसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि नाड़ी में तो वैदिक से सारी चीजें नाड़ी में जा रही हैं। बस नाड़ी में हम कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट से प्रेडिक्शन लेते हैं, वहां पर हम दशा का प्रयोग नहीं करते हैं। वहां पर इवेंट के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांजिट लेते हैं। जैसे शनि है, कर्म का कारक है, और जब भी शनि जो है राउंड लेता है तो 30 साल में एक राउंड पूरा करता है। तो किसी के प्रोफेशन का भी चार्ट जो है रेणु जी ने डाला था, उसको थोड़ा हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। कि सबसे पहले हम प्रॉमिस देखते हैं दोनों में। वैदिक में प्रॉमिस क्या देखते हैं कि 10th लॉर्ड, 10th हाउस और कारक अगर ये अच्छे हैं तो प्रोफेशन में हमको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, इजीली हमको प्रोफेशन मिल जाएगा और हमारा प्रोफेशन अच्छा जाएगा। क्योंकि वैदिक में भाव, भावेश और कारक को ही हम लेकर के उसको डिस्कस करते हैं, एनालाइज करते हैं। नाड़ी में जो है दो जो प्रमुख ग्रह हैं, जुपिटर जो है वो जीव कारक कहा गया है। वो कहते हैं लग्न को, नाड़ी वाले लग्न को नहीं लेते हैं, वो कहते हैं जुपिटर जहां पर भी बैठा है वही लग्न है। जुपिटर पर पड़ने वाले प्रभाव उसी तरीके से जो है जातक के आते हैं, जैसे वैदिक में लग्न और लग्नेश पर पड़ने वाले प्रभाव उस जातक की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम लोग राशि के गुणों को थोड़ा सा अवॉइड कर देते हैं, उनका ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन राशि के जो गुण हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राशि के अनुसार ही ग्रह उच्च का होता है और राशि के अनुसार ही ग्रह नीच का होता है। इसके बाद एलिमेंट का हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, नाड़ी में एलिमेंट का बड़ा ध्यान देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मंगल जो है कर्क राशि में नीच का हो जाता है। क्यों भाई नीच का हो जाता है? कारण क्या है, मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है और कर्क राशि जो है वो जल तत्व की राशि है। आप व्यवहारिक जीवन में आग को पानी में डाल दीजिए, या हम ये कह सकते हैं कि जल तत्व जो है वो अग्नि तत्व को डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको नष्ट कर देता है। तो एलिमेंटल भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि प्लैनेट का एलिमेंट क्या है और वो किस
तरीके की किस एलिमेंट वाली राशि में बैठा हुआ है। अगर राशि का प्रभाव ना होता तो ग्रह की उच्चता और नीचता जो है ये डिफाइन ना हो पाती, क्योंकि मेष राशि में सूर्य उच्च का हो जाता है और तुला में नीच का हो जाता है। इससे हमें पता चलता है कि राशि का गुण जो है वो महत्वपूर्ण है और वो ग्रह ले लेता है। ग्रह जिस राशि में बैठता है उसका वो गुण ले लेता है। इन सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे और यहाँ सीखते हैं कि कितने अधिक से अधिक टूल्स का हम प्रयोग कर सकें। एजुकेशन के लिए हम लोग वैदिक में जैसे पढ़ते हैं कि फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस का यदि अच्छा कनेक्शन है और मैलिफिक इफेक्ट नहीं है तो एजुकेशन बहुत अच्छी होगी। वहां पर हम क्या करते हैं कि बुध के ऊपर अगर अच्छे ग्रहों का, शुक्र का है, बृहस्पति का है, सूर्य का अगर प्रभाव है तो एजुकेशन बहुत अच्छी होती है। नाड़ी में बुध को हम एजुकेशन का कारक मानते हैं। तो बुध पर जैसे जैसे ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा वैसे वैसे जो है उस तरह से एजुकेशन इसको डिफाइन कर सकते हैं। आज हम लोग वास्तव में प्रश्न पढ़ रहे हैं और प्रश्न में हमने कहा था कि ताजिक के कुछ योग हैं। वैसे तो ताजिक शास्त्र में 16 योग हैं मुख्य रूप से, और वो 16 योगों में से कुछ योगों का प्रयोग यहाँ पर जो है प्रश्न कुंडली में भी होता है। जैसे प्रश्न कुंडली में और वर्ष कुंडली में, दोनों में जो है इन योगों का प्रयोग जो है घटना के बारे में सही सही जानकारी दे देती है। जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे राजीव गांधी की कुंडली जो है वो हम एक एक एग्जाम्पल उसको लेकर के बताएंगे कि उसमें वैदिक रीत से कौन कौन से योग पड़े हुए हैं, उनका आयु खंड क्या है, और नाड़ी से भी हम लोग उसको पढ़ेंगे। फिर देखेंगे कि अकस्मात वो प्रधानमंत्री बन गए जबकि उनका कोई बड़ा पॉलिटिकल कैरियर नहीं था, इसके बाद जो है बहुत अर्ली डेथ भी हो गई। तो ये सारी चीजें वैदिक में हम पहले लग्न से देखेंगे, D9 में उसका प्रॉमिस देखेंगे कि D9 में वो प्रॉमिस कैसे हुआ। फिर हम वर्ष कुंडली बनाएंगे कि क्या उस वर्ष में भी ऐसा होना था, क्योंकि पिछले संडे को, पिछले जो क्लास हुई तो हमने बताया था कि हम लोग जो इवेंट के लिए वैदिक में दशा सिस्टम का प्रयोग करते हैं, और हम लोग सभी जानते हैं कि न्यूनतम जो है दशा वर्ष वो 6 वर्ष है और अधिकतम 20 वर्ष है। तो सूर्य की दशा में हमें जब कोई फल मिलना है तो वो क्या 6 वर्ष तक हम इंतजार करेंगे, हमें पता नहीं चलेगा। हालांकि उसके लिए अंतर दशाएं, प्रत्यंतर दशाएं और सूक्ष्म दशाएं भी हैं, वहां तक भी जाकर के कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो ताजिक है ये मध्य एशिया में इसका बड़ा प्रयोग हुआ था। एक हमने पिछली कहानी सुनाई थी, तो उसमें जो है किस वर्ष ये फल मिलेगा हम उस वर्ष की कुंडली बना करके और बता सकते हैं कि इस वर्ष ये घटना घटेगी। उसमें दो तीन तरीके से देखते हैं कि एक तो लग्नेश होता है और एक कार्येश होता है। कार्येश का मतलब होता है जिस भाव से संबंधित हमें फल देखना है उस भाव का लग्न के साथ सीधा सीधा कोई संबंध अगर बनता है तो यहाँ पर एक इत्थसाल योग है। इत्थसाल एक बहुत अच्छा योग है जो घटना की पॉजिटिविटी को बताता है कि लग्नेश और कार्येश के बीच में जब इत्थसाल होता है तो वो घटना घटेगी जरूर, लेकिन इसका एक जो है लिमिटेशन है कि इसको, वर्ष फल को, वर्ष कुंडली को हम हमेशा लग्न कुंडली के सापेक्ष ही देखेंगे। लग्न कुंडली में जो भी प्रॉमिस नहीं है, यदि वर्ष कुंडली में वो प्रॉमिस बनता है तो फिर वो फल मिलेगा नहीं, क्योंकि सारे ग्रह जो है गोचर करते हैं, ट्रांजिट में रहते हैं, तो ट्रांजिट में योग बनते हैं, बिगड़ते भी हैं। तो अगर जो है हमारा नेटल में वो योग बन रहा है और गोचर में, किसी वर्ष की कुंडली में गोचर में भी वो चीज बन गई, वही वर्ष कुंडली है जो गोचर है किसी वर्ष का गोचर कुंडली, तो वो फिर फल उस साल में, उस वर्ष में वो फल मिल जाएगा। तो देखिए हमने कहा था तो राय साहब ने कहा था कि इसको थोड़ा सा, ताजिक को थोड़ा सा एलेबोरेट कर दीजिए कि किन किन पैरामीटर्स के आधार पर हम इस वर्ष कुंडली को देखते हैं। तो थोड़ा सा हम इसको बता रहे हैं, कुछ चीजें हैं नोट करने लायक है, उनको नोट भी कर लें। जैसे ताजिक जो है ये वैदिक की एक बहुत ही कंप्लीमेंट्री जो है वो ब्रांच है।
वैदिक ज्योतिष में जो हम लोग पाराशरी प्रयोग करते हैं, जिसमें इवेंट के लिए हम दशा सिस्टम को देखते हैं, तो उसी का एक कम्प्लीमेंट जो है ये ब्रांच है। और इसका विकास जो है, चूंकि इसमें ज्यादातर जो है फारसी के शब्द हैं, तो ऐसा लगता है कि मध्य एशिया में इसका विकास हुआ होगा। लेकिन धीरे धीरे अपने जब भारत में ये विधा आई, तो उत्तर भारत में ज्यादातर पहले मुगल शासन रहा है, तो वहां पर क्या था कि फारसी शब्दों का बहुत प्रचलन था। तो जो भारतीय ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता थे, उन्होंने उन फारसी शब्दों को एज इट इज ले लिया। जैसे इसमें इत्थशाल है, इक्वाल है, मणु है, और जो योग हैं उनके नाम उसी तरीके से रखे हुए हैं फारसी के शब्दों से। उनको हिंदी में उन्होंने रूपांतरित नहीं किया उनको। दूसरा यह है, उत्तर भारत में उत्तराखंड में मैं एक आध बार गया वहां, तो वहां के जो परंपरागत ज्योतिषी हमको मिले, वो दो चीजों का बड़ा प्रयोग करते हैं। एक तो वो योगिनी दशा अवश्य लगाते हैं। अब योगिनी दशा किस प्रकार से लगाते हैं, ये एक अलग की बात है। इस पर हमने काफी जो है चर्चा भी की थी। योगिनी दशा पर हमने कई क्लास लिए थे कि योगिनी दशा 36 वर्ष की होती है। तो एक प्रश्न उठता है कि हर 36 वर्ष के बाद क्या उसी योगिनी की जो दशा आएगी कि तो या उसी प्रकार के फल मिलेंगे क्या? तो इस पर जो है एक रिसर्च हुई थी, और वो रिसर्च हमने बताई भी थी कि सभी जो 8 योगिनियां हैं, इनको नक्षत्र जो 27 हैं, वो 3-3 नक्षत्र दिए गए हैं, और कुछ को 4-4 नक्षत्र दिए गए हैं। तो जैसे आपने देखा कि मान लिया केतु के लिए 3 नक्षत्र हैं, अश्विनी, मघा और मूल। मूल जो नक्षत्र, उसी प्रकार से इन योगिनियों के लिए भी 3-3 नक्षत्र दिए हुए हैं। तो अब ये कहते हैं कि एक जब राउंड पूरा होता है, तो उस नक्षत्र का जो है वो खत्म हो जाता है, रोल खत्म हो गया। पहला जो आया 3 नक्षत्र हुए, तो पहले नक्षत्र का जो है रोल इस 36 वर्ष की में खत्म हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि दूसरे नक्षत्र का रोल प्रारंभ होता है। अब ये रिसर्च आई थी कि दूसरे नक्षत्र का रोल हम देखेंगे कैसे। तो ये माना गया कि दूसरा नक्षत्र जिस राशि में आता है, वह राशि अगर हम लग्न मान लें, तो भाव बदल जाएंगे, और प्लेनेट के जो है वो रोल बदल जाएंगे। इस तरीके से इसको आगे फिर जब, हाँ जी बोले, बताएं, कुछ पूछना है क्या अरविंद जी? नहीं नहीं, मैं सुना हूँ। सर एक बार इसको रिपीट कर देंगे, सर आवाज कट गई थी बीच में, प्लीज एक बार। अच्छा अच्छा, मैं ये बता रहा था कि योगिनी दशा जो है, जिस प्रकार से ग्रहों को 3-3 नक्षत्र दिए गए हैं, उसी प्रकार से योगिनियां जो 8 हैं, मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा और संकटा, ये जो 8 योगिनियां हैं, इनको भी 3-3 नक्षत्र तो सबको दिए गए हैं, कुछ को 4-4 नक्षत्र दे दिए गए। 3 ऐसी हैं योगिनियां जिनको 4-4 नक्षत्र दिए गए हैं। तो ये 27 नक्षत्र इस प्रकार से उनको डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो पहले राउंड में जो 36 वर्ष का पहला राउंड है, उसमें जो पहला नक्षत्र बनता है, जैसे आद्रा से शुरू होता है, आद्रा जो है वो मंगला की जो है आद्रा से शुरू होता है। और तरीका बताया था कि जो भी जो है निकालना है, जन्म नक्षत्र में 3 को जोड़ करके 8 का भाग दे देते हैं, तो जो चीज याद आती है वो जो संख्या आती है वही जो है वो शुरू होती है। वो हमने बताया था। फिर आगे चल के अगर कभी मौका मिलेगा, आप लोग चाहेंगे, तो हम इसको योगिनी को फिर एक बार पढ़ाएंगे, क्योंकि योगिनी दशा उत्तर भारत में बहुत प्रयोग होती है, और इसके फल भी मिलते हैं। कई चार्टों पर मैंने लगा करके बताया भी था अपने क्लास में कि फर्स्ट राउंड में जो फल मिला, सेकंड राउंड में ठीक उससे उल्टा अलग फल मिला, और थर्ड राउंड में उससे अलग फल मिला, क्योंकि वो तीसरा जो है हमारा नक्षत्र है वो एक्टिवेट हो जाता है तीसरे राउंड में। तो इस प्रकार से इसको देख रहे थे। तो ताजिक यानी वर्ष फल, और वहां के जो परंपरागत ज्योतिषी हैं उत्तराखंड के, वो लोग क्या करते हैं, जो अपने जो क्लाइंट्स हैं उनके हर वर्ष की वर्ष फल निकाल करके उनका प्रेडिक्शन करके और उनको देते हैं। अब वर्ष फल होता क्या है कि वास्तव में जो हमारा नेटल चार्ट है, जिसे हम D1 चार्ट कहते हैं, ये जन्म समय पर आधारित होता है कि जन्म समय कौन सा है, कितना है,
और जन्म समय में जब परिवर्तन होता है तो लग्न बदल जाती है, और लग्न मान लो नहीं भी बदलती, क्योंकि 2 घंटे तक एक लग्न रहती है लगभग, लेकिन अन्य जो डिविजनल चार्ट हैं वो बदल जाते हैं। वर्ष कुंडली का आधार है जन्म के समय का सूर्य स्पष्ट। जन्म के समय जो सूर्य स्पष्ट होता है, जब 1 वर्ष के बाद सूर्य पुनः उसी अंश कला विकला पर आता है, तो कहते हैं कि अब इसने 1 वर्ष पूरा कर लिया है। और उस समय को सूर्य का जो स्पष्ट निकालते हैं, वो समय अगले वर्ष का जो है वो प्रवेश काल कहलाता है। इसे वर्ष प्रवेश कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी की जो है 20 दिसंबर 1944 है, राजीव गांधी का ही है ये, 20 दिसंबर 1944 का है, सुबह 8:11 का। तो सूर्य इनका जो है, अब 20 तारीख है तो 3 डिग्री का होगा, क्योंकि जो है अगस्त में 17 तारीख को सूर्य बदलता है। तो सूर्य 3 डिग्री कुछ कला का है। जब ये अगले वर्ष 3 डिग्री 20 फिर उसी कला पर आएगा, तो 1 वर्ष पूरे, इसे एक सौर वर्ष कहते हैं। तो एक सौर वर्ष पूरा करने के बाद जिस समय वो समय निकालते हैं हम लोग, जिस समय ये प्रवेश करता है, तो उस जो है अगले वर्ष का वर्ष कुंडली कहलाती है। तो इस तरीके से वर्ष कुंडली हम लोग बना लेते हैं। अब इसके बाद जो है इसमें कई चीजें हैं। पहली बात तो मोटे तौर पे हम लोग देखते हैं कि वर्ष कुंडली का लग्न नेटल कुंडली के जिस भाव से उदित हो रहा है, उस भाव से संबंधित शुभ या अशुभ फल उस वर्ष भर मिलेंगे। एक मोटा मोटा जो है ये रूल है। इसको वर्ष फल को पढ़ने के लिए एक सीधी सीधी बात आप समझ लें कि वर्ष कुंडली का जो लग्न है, वो नेटल चार्ट के जिस भाव से, मान लीजिए 6ठे भाव से उदित हो रहा है, तो निश्चित रूप से जो है स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हमेशा बनी रहेगी, पूरे साल भर बनी रहेगी। अब वो रोग किस प्रकार से नेचर का होगा, किस तरीके को, ये वर्ष जो है ये हम नेटल चार्ट में देखेंगे कि नेटल चार्ट में हमारा लग्न और लग्नेश कितना पीड़ित है। तो वर्ष फल में अगर ये 6ठे भाव से आ रहा है, तो हमें ये शो हो जाएगा, दिख पड़ जाएगा कि ये कितना जो है रोग देगा, कितना फल इसका मिलेगा। अगर मान लीजिए 10म से उदित हो रहा है, तो 10म हमारा कर्म क्षेत्र है। अगर वहां पर अच्छी स्थिति बनती है तो कर्म क्षेत्र में प्रमोशन भी हो सकता है। अगर खराब स्थिति बनती है तो झटका भी लग सकता है। कई अभी इस बीच जो है, जैसे केतु और शनि जैसे जैसे कुंभ और तुला में थे, तो अनेक लोगों के माने वहां जो है कर्म क्षेत्र में अनेक बाधाएं आई, अनेक लोगों की नौकरी छूट गई। लेकिन अगर नेटल का प्रॉमिस सही है तो गोचर का प्रभाव थोड़ी दिन रहेगा, उसके बाद जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको देखते हैं। नेटल का प्रॉमिस कैसा है, अगर वो वर्ष कुंडली के प्रॉमिस में भी वो चीज आ रही है तो वो फिर फल मिलेगा जरूर। तो इस तरीके से, और हमेशा ये इसको याद कर रखते हैं कि वर्ष कुंडली को हमेशा लग्न कुंडली के सापेक्ष ही देखेंगे, उससे अलग हट करके नहीं देखेंगे। अच्छे से अच्छा राजयोग भी अगर वर्ष कुंडली में आ रहा है और लग्न कुंडली में नहीं है, तो फिर वो राजयोग फलित नहीं होगा। अब इसके बाद जो है क्या क्या इसको हम कैसे देखेंगे। एक तो गोचर कुंडली होती है, इसमें दृष्टियां एक अलग हैं। वैदिक की दृष्टियां जो हम लोग पढ़ते हैं कि सप्तम दृष्टि में सारे ग्रह अपने से 7वें भाव को जरूर देखेंगे, और 3 ग्रहों को जो है विशेष दृष्टियां दी गई हैं। मंगल को 8 और 4 दी गई है, बृहस्पति को 5 और 9 दी गई है, शनि को 3 और 10 दी गई। ये स्पेशल दृष्टियां हैं। बाद बाकी सीधी सभी दृष्टियां 7 को देखती हैं। हमारी जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, वहां पर 60 अंश की दृष्टियां भी हैं, 120 अंश की दृष्टियां भी हैं। वो कितनी प्रभावी है, अपने वैदिक में ऐसा नहीं है। वैदिक में सीधी सीधी सप्तम दृष्टि सबसे अधिक प्रभावी है। और जो आउटर प्लेनेट है 3, मंगल शनि और बृहस्पति, ये तीनों आउटर प्लेनेट हैं, इनको विशेष दृष्टियां और दी गई पाराशर जी ने। मंगल को 4 और 8 दिया गया है, शनि को 3 और 10 दिया गया है, और बृहस्पति को 5 और 9 दिया गया है। तो इस तरीके से दृष्टियां देंगे। इसमें जो हमारा ताजिक में दृष्टियां अलग हैं।
वो दृष्टियां बताई हैं कि एक मित्र दृष्टि है और एक शत्रु दृष्टि है। 5 और 9 ये हमारी दृष्टियां यानी त्रिकोण की जो दृष्टियां हैं, ये इस पर माने प्रत्यक्ष मित्र दृष्टियां हैं। और 3 और 11 की जो है ये छिपी हुई मित्र दृष्टियां हैं। 1 और 7 जो है और 4 और 10 ये दृष्टियां जो है, अब इसको ऐसे आप लगा लें कि केंद्र के ग्रह आपस में एक दूसरे को देखेंगे। लग्न में बैठा हुआ ग्रह जो है वो फोर्थ हाउस को देखेगा, फोर्थ हाउस का बैठा हुआ ग्रह सप्तम को भी देखेगा और सामने से दसम को भी देखेगा। तो केंद्र की दृष्टियां, केंद्र इसीलिए कहते हैं कि केंद्रीय जो है बल मिलता है। दसम हाउस में बैठा हुआ जो ग्रह है वो लग्न को केंद्रीय बल देता है, इसलिए जो है केंद्र में यहाँ ताजिक में हम लोग इस तरह से लेते हैं। 2 12 और 6 8 की दृष्टियां वहां पर मान्य नहीं है ताजिक में, यानी 2 12 में बैठे ग्रह या 6 8 में बैठे ग्रह आपस में वो रिलेटेड नहीं है। इसके बाद इनमें ताजिक में एक और बात का प्रयोग करते हैं कि ग्रहों को हम उनके जेंडर के आधार पर आगे चल करके जब प्रश्न में हम ये लेंगे कि चोर की अगर हमें जेंडर देखना है कि चोरी अगर हुई है तो किसने की, स्त्री ने की या पुरुष ने की, तो यहाँ पर ताजिक में भी हम ग्रहों को इस तरीके से कैटेगराइज करते हैं। सूर्य मंगल और बृहस्पति मेल प्लेनेट हैं और मून मरकरी सेट और वीनस ये जो है फीमेल प्लेनेट है। इसके साथ साथ में ये कहेंगे जो मेल प्लेनेट है वो दिवावली कहलाते हैं। आगे हम लोग प्रश्न में देखेंगे, मेल प्लेनेट अगर है तो दिन में चोरी हुई है, उसने चोरी अगर की है तो दिन में चोरी की है। फीमेल प्लेनेट है तो रात्रि में बलि होता है, और जब बलि होगा चोर तभी चोरी करेगा, तो वो रात्रि में। तो हम इससे आगे प्रश्न में ये भी पता लगाएंगे कि चोर जो है वो मेल या फीमेल के आधार पर हम कहेंगे कि दिन में चोरी हुई है या रात्रि में। इसके बाद इसमें एक ग्रह वर्सेस का चुनाव होता है, जो पंचाधिकारी होते हैं। 5 जो है ग्रहों को ये अधिकार मिला है कि ये इनमें से किसी एक का चुनाव होगा जो पूरे वर्ष भर उसका प्रभाव काम करता है। जैसे लग्नेश जो है वो ऑलवेज इफेक्टिव होता है किसी कुंडली का, उसी प्रकार से ताजिक में वर्सेस को हम लोग देखते हैं कि वर्सेस जो है उसमें पंचाधिकारी होते हैं, फिर उनके बल देखे जाते हैं। वो एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है। तो यहाँ पर केवल हम सूक्ष्म में जो है वही बताएंगे। जब भी अगर आपको लगेगा कि नहीं वर्ष फल पढ़ाना है तो हम उसमें आगे चल के पढ़ाएंगे इसको। फिर इसमें योग जो है ताजिक शास्त्र में जो योग हैं वो वैदिक योगों से पूरी तरीके से भिन्न है। इसमें वैदिक योग जो है और ताजी योग में कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, 2 तरीके से बनते हैं। ये एक तो ग्रहों की स्थिति के अनुसार बनता है, जैसे आगे पढ़ाएंगे, और दूसरा यह है उनकी डिग्री के अनुसार बनता है। तो योगों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि 2 ग्रहों के बीच में योग तभी बनता है जब वो परस्पर दृष्ट हो। वो दृष्टि कैसी भी हो, शत्रु दृष्टि भी हो सकती है और मित्र दृष्टि, वो योग के फल पर योग के फल को प्रभावित नहीं करेगी कि शत्रु दृष्टि से देख रहा है कि मित्र दृष्टि से। अगर दृष्टि संबंध है तो फिर वो योग बनाएगा, योग बताएगा कि ये हमारा जो घटना पॉजिटिव डायरेक्शन में इसका संकेत है या निगेटिव डायरेक्शन संकेत है। जैसे अगर इक्वाल है, इंदुवार है, इत्थसाल है, तो ये योग अभी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो योग जो है ताजी योग में केंद्र में बैठे हुए जो ग्रह हैं वो दूसरे तरीके से योग बनाते हैं, राशि में बैठे हुए दूसरे तरह से बनाते हैं। इसके बाद जो है एक इसमें सबसे विशेष पॉइंट है सहम का। सहम जो है ये एक पॉइंट है, ये प्लेनेट नहीं है, ये एक बिंदु है जिसको हम भिन्न भिन्न घटनाओं के लिए ग्रहों के अंतर से, ग्रहों के उनके जो है राश्यांतरों से हम आधार पर उस पॉइंट को निकालते हैं। और वो सहम जो है, अब जैसे मान लीजिए इसमें विवाह सहम है, विवाह सहम को जब हम निकालेंगे और किसी वर्ष देखेंगे कि विवाह सहम अगर सप्तम हाउस से रिलेट कर रहा है, सप्तमेश का और विवाह सहम का जो लॉर्ड है
वो उनके बीच में कोई संबंध बन रहा है तो विवाह होगा। शर्त यही है कि नेटल में दशा ठीक चल रही हो विवाह के लिए और गोचर सही हो। गोचर में वैदिक में हम लोग पढ़ चुके हैं, किसी भी भाव के फल को प्राप्त करने के लिए बृहस्पति और शनि का गोचर उस भाव और भावेश से होना आवश्यक है। अगर विवाह के लिए हमें देखना है कि विवाह का योग है कि नहीं, तो शनि को जो है वो सप्तम और सप्तमेश से रिलेट करना चाहिए। अगर शनि सप्तम भाव से या सप्तमेश से कोई संबंध नहीं बना रहा है तो आप मान लीजिए कि उस 2.5 वर्ष में विवाह नहीं होगा। इसी प्रकार से बृहस्पति जो है 1 वर्ष तक एक राशि में रहता है। अगर वो सप्तम हाउस और सप्तम से संबंध बना रहा है, चूंकि लग्न जो है सर्वोप है, सप्तम विवाह में जब लग्न से पार्ट है तो वो करेगा, विवाह के लिए करेगा। और लगने से जब संबंध बनाएगा तो जातक को स्वयं, कभी कभी क्या होता है पार्टियां खूब आती हैं लेकिन लड़का मना कर देता है, कभी शादी नहीं करनी। शनि या बृहस्पति से संबंध बनता है, इसलिए हम लोग निकालते हैं। कुछ लोग परेशान होते हैं बच्चों की शादी के लिए, पूछते पंडित जी योग कब है। तो योग हम लोग तभी देखते हैं कि सप्तम भाव से संबंधित यदि दशा चल रही है और गोचर में भी मान लीजिए शनि का गोचर सप्तम से हो रहा है तो थोड़ा लेट भले होगा लेकिन वो प्रॉमिस दे देगा कि हाँ 2.5 साल में विवाह हो सकता है। अगर उसी बीच बृहस्पति भी संबंध बना रहा है उस 2.5 साल में 3 भावों से संबंध बनाएगा वो, तो उसमें सप्तम और सप्तमेश से संबंध बनाता है तो विवाह होता है। यहाँ पर सहन जो है एक ऐसा बिंदु है जो विवाह के लिए या संतान के लिए या आजीविका के लिए या रोग के लिए, इन सब के लिए एक एक जो है पॉइंट है। 50 सहम तो सामान्य रूप से जो ताजिक नीलकंठी में है और अन्य लोगों ने और भी बढ़ा करके लगभग 100 सहमों को जो है कैलकुलेट किया है, लेकिन जो ताजिक नीलकंठी है उसमें 50 सहमों का वर्णन मिलता है कि 50 तरीके से सहम जो है वो इस कुंडली को प्रभावित करते हैं। फिर एक और महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर आता है, वो मुंथा होता है। मुंथा भी एक बिंदु है, जिस एक इमेजिनरी बिंदु है, ये पिंड नहीं है। इसको मान के चलते हैं कि ये एक अच्छा कल्याणकारी जो है ये पॉइंट है। तो ये भिन्न भिन्न भागों में जाकर के भिन्न भिन्न भावों में बैठ करके वो भिन्न भिन्न तरीके से फल करता है। तो मुंथा जो है होता क्या है, जन्म के समय वो लग्न में होता है और बृहस्पति की तरह वो एक एक वर्ष में एक एक भाव आगे बढ़ता है, यानी इसकी गति जो है वो ठीक बृहस्पति जैसी है। और जन्म के समय बृहस्पति कहीं भी हो सकता है, किसी भाव में हो सकता है, लेकिन मुंथा जो है वो जन्म के समय लग्न में रहती है। मुंथा जहां बैठता है उस ग्रह का भी बड़ा प्रभाव है। मुंथा पॉइंट को जो ग्रह देखता है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह बन जाता है वर्ष कुंडली में। तो इस प्रकार से जो घटनाएं घटती हैं वो मुंथा भिन्न भिन्न भावों में अलग अलग फल करते हैं। जैसे चतुर्थ भाव, द्वितीय भाव का मुंथा धन भाव है, लेकिन द्वितीय भाव का जो मुंथा है वो अच्छा फल नहीं करता है। चतुर्थ भाव का मुंथा अच्छा फल करता है, सप्तम का खराब करता है। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लिखा भी देंगे कि किस भाव में किस तरीके का वो फल करता है। फिर इसमें एक और पैरामीटर है कि इसमें चंद्रमा के ऊपर हम जो निगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट देखते हैं किसी माने जो है खराब घटना के लिए, तो एक त्रिपताकी चक्र है। 3-3 लाइनें जो है खड़ी और आड़ी को इनके हेड्स को मिला देते हैं तो 12 पॉइंट बन जाते हैं। इन 12 पॉइंट को 12 राशियों से लिख देते हैं। कहाँ से शुरू करते हैं, और इसके बाद इनमें ग्रहों को हम बैठा लेंगे। वो नेटल चार्ट से ग्रहों को कैलकुलेट करते हैं। चंद्रमा को बैठा लेंगे तो नेटल के चंद्रमा से चौथे भाव में जहां पर होगा वर्ष कुंडली में वहां पर चंद्रमा बैठा लेंगे। इसी प्रकार से मंगल के लिए हम कैलकुलेट करेंगे कि नेटल कुंडली में मंगल जहां भी बैठा है उससे एक जो उनका रूल है उस रूल के अनुसार उस त्रिपताकी चक्र में उस साल हम
ग्रहों को बैठाते हैं, फिर देखते हैं कि चंद्रमा पर पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है कि नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है। तो वो एक त्रिपताकी चक्र जो है उससे हम इसको देख लेते हैं। तो अब हम एक योग जो हम लोग पढ़ेंगे वो इत्थसाल योग है, जो प्रश्न में बहुत प्रयोग होता है, ज्यादातर प्रयोग होता है। तो इत्थसाल योग का हम थोड़ा सा उदाहरण दे करके इसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि इत्थसाल होता क्या है। कि देखिए, इसमें पहले एक उदाहरण कुंडली ले लेते हैं। उदाहरण कुंडली राजीव गांधी की है। उस कुंडली को थोड़ा पहले हम लोग विश्लेषण कर लेते हैं, फिर जो है वर्षफल के आधार पर हम उनकी एक दो घटनाओं को रिलेट करेंगे, फिर इसके आगे प्रश्न चार्ट हम लोग शुरू करते हैं। तो सर जी सुप्रिया जी बना दे। जरा। जी जी हाँ हाँ, बना आप दे। हाँ बिल्कुल बनाइए। जी। सुप्रिया जी राय एक साहब जन्म। हैं कि नहीं? हाँ जी। है। हाँ जी, हाँ। है ये ना? आपके अनुसार आपने कहा था कि ताजी का थोड़ा सा जो है वो रेफरेंस हो जाए। हाँ नहीं ठीक चल रहा है, मैंने सुन लिया है, ठीक चल रहा है। जी जी। हाँ राय साहब भी तो महाज्ञानी आदमी हैं। अरे अरे ये तो परम परम ज्ञानी है। क्या? नहीं लेकिन ये चुपचाप रहते हैं, सुनते स्क्रीन रहते दिख हैं रही बस। है वो जब सर जी? हाँ स्क्रीन जी, दिख हाँ जी, जी। जी हाँ, दिख रही है। सुप्रिया जी एक लिंक और आपको भेजा है, वो जन्म पत्रिका यदि लग जाए क्लास में हाँ जनरल जी वे हाँ में। जी, हाँ मैं बना दूंगी जी सर। इनकी डेट ऑफ इनका बर्थ राजीव बीस गांधी। 20 अगस्त 1944। जी 44। जी यस, 44। समय 8:11, 8:11 AM। ये क्या? बॉम्बे, बॉम्बे। मुंबई। तो महाराष्ट्र लिखूं, है ना? जी जी, महाराष्ट्र। जी। देखिए, इस कुंडली को देखिए क्या होता है कि कई लोग जो है बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, कन्या लग्न मानते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं कि उस समय 44 में जो विश्व युद्ध हुआ था, तो 1 घंटे समय आगे पीछे किया गया था, तो उसको एडजस्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से कन्या लग्न आ जाती है। वास्तव में जो लग्न है वो सिंह लग्न ही है, और ये जो कुंडली बनी है ये बिल्कुल सही बनी है। पहले थोड़ा सा हम इस कुंडली को देखते हैं। राजीव गांधी बहुत सुंदर व्यक्तित्व था उनका। और वो आप जानते हैं कि इसमें नाड़ी में पढ़ा है, नाड़ी में शायद अब समझ में ना आए। जुपिटर जो है वो जीव कारक है। नाड़ी के थोड़ा सा बताते हैं नाड़ी से। जुपिटर जो है वो जीव कारक है, और जीव कारक जो है वो अनेक जीवों के साथ में है। प्रोफेशन जब हम देखेंगे तो प्रोफेशन में देखेंगे कि शनि जो है इसका एक डायरेक्शनल चार्ट बनता है। यानी 1, 5, 9 में बैठे हुए ग्रह जो है उनको 3, 7, 11 में बैठे हुए ग्रह देखते हैं। जैसे ये सिंह राशि ईस्ट डायरेक्शन की है, और मिथुन राशि जो है वो वेस्ट डायरेक्शन की है। तो यहाँ पर शनि वैसे भी दिख रहा है कि शनि जो है लग्न को देख रहा है पूरे को, और शनि जो है प्रोफेशन का कारक भी है। तो प्रोफेशन में हमने देखा कि क्या हो सकता है। तो ये जो है एक पायलट थे, इसको हम थोड़ा सा अभी नाड़ी सब लोग पूरा नहीं जानते हैं, अभी हम लोग वैदिक से इसको देखते हैं। कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कुंडली में, हमने पहले भी बताया था किसी भी कुंडली को देखने के लिए सबसे पहले उसकी जो है वो हम लॉन्गिविटी देखते हैं। हमने सारे जो है राजयोगों को फलित करा दिया, और लॉन्गिविटी नहीं है तो वो योग बेकार हो गए। तो जितने बड़े बड़े आचार्य अपने हुए वो सब यही कहते हैं कि सबसे पहले कुंडली की लॉन्गिविटी को देखो। लॉन्गिविटी के लिए हम लोग अष्टम हाउस को देखते हैं। तो 2-3 जो अपने पास पैरामीटर्स हैं उनको लगाते हैं। एक मैंने ये बताया था कि अष्टमेश का नक्षत्रेश,
अपनी स्थिति से ये बताएगा कि जातक की लॉन्गेविटी क्या हो सकती है। केतु है। यहाँ देखिए अष्टमेश जो है वो जुपिटर है, 12 डिग्री का है, केतु के नक्षत्र में है, और केतु छठे भाव में शनि की राशि में है। जी सर जी। ठीक है ना। उस समय बताया था केंद्र त्रिकोण में अगर बैठा है, अपनी राशि में बैठा है, उच्च की राशि में बैठा है, मित्र की राशि में, तो दीर्घायु बनाता है। छठे, आठवें, 12वें भाव में बैठता है तो ये अल्पायु बनाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि अष्टमेश का नक्षत्रेश जो केतु है, एक तो शनि और केतु में परम शत्रुता है। यद्यपि दोनों स्पिरिचुअल प्लेनेट हैं, लेकिन उनकी कार्य में अलग अलग है। जैसे मेष और वृश्चिक, मेष राशि अग्नि तत्व की है, मंगल उसका स्वामी है। वृश्चिक राशि जल तत्व की है, उसका भी स्वामी मंगल है। दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं। तो यहाँ पर केतु जो है छठे भाव में बैठा हुआ है, जो हमारा खराब भाव है, और शत्रु की राशि में बैठा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लॉन्गेविटी कमजोर है। इसको अगर हम कैटेगराइज करेंगे तो ये कहते हैं कि अल्पायु। अल्पायु होता है वो 33 वर्ष तक का होता है। 1,000 रुपए माता जी दिन का, 716 रुपए हाँ, की दवाई का है। इसी के अंदर हाँ, बिल है, इसी के अंदर पैसा है। आपको बताया बहुत बहुत बढ़िया। थोड़ा इधर भी जो है पैसा भेज दो। दू, दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट हम लोग लेते हैं कि चंद्रमा जिस नवांश में है, उस नवांश से 64वें नवांश का जो स्वामी है वो किस तरीके से है। तो यहां पर हम देखेंगे D9 चार्ट को आगे देखिए कि चंद्रमा जो है बुध के नवांश में है, और 64वां जो नवांश का स्वामी जो है वो बैठा हुआ, कहां बैठा हुआ है, वो बृहस्पति है। और 64वें नवांश का स्वामी बृहस्पति की राशि में बैठा हुआ, यानी अष्टमेश की राशि में 64वें नवांश का स्वामी बैठा है। तो ये भी एक बड़ा निगेटिव पॉइंट है कि आयु को ये काफी कम कर देता है। इसको रिपीट करेंगे, जैसे चंद्रमा D9 में बैठा है, चंद्रमा बुध में बैठा है सर। हाँ, तो चंद्रमा बुध की राशि में बैठा है, तो चंद्रमा का नवांशेष बुध हो गया। ठीक। और इससे चौथे भाव का जो स्वामी होगा, चंद्रमा से चौथे भाव, वो 64वें नवांश का स्वामी होगा। क्योंकि 12 राशियां होती हैं, तो 12 पंचे 60, 5 राउंड करने के बाद 64वां जो है 4th हाउस में पड़ेगा। तो चंद्रमा से 4th हाउस में जो राशि आती है वो 64वें नवांश जो है वहां पर 4th हाउस में आता है। उसका स्वामी बृहस्पति है। ठीक है ना। तो बृहस्पति है और वो उच्च का है, लेकिन जो है इस सॉफ्टवेयर में आया है वो राहु। वहां पर हमने जिस सॉफ्टवेयर से देखा है उसमें राहु वहां पर साथ में है, राहु गुरु के साथ में है। लेकिन यहाँ पर जो हम बता रहे हैं कि जो चंद्रमा जो है वो 64वें नवांश में बैठा हुआ है, और आप जान लें कि 64वें चंद्रमा बैठता है तो वो जो है अल्पायु बना देता है। और इनके जो स्वामी हैं वो परस्पर शत्रु हैं। वैदिक में बुध और बृहस्पति में मित्रता नहीं है। ठीक है ना। तो यहां से भी जो है अल्पायु होती है। तो अल्पायु का मतलब 33 साल तक होनी चाहिए। लेकिन आपने वैदिक का एक और नियम किया कि अगर बृहस्पति केंद्र में बैठा हुआ है तो वो कक्षा की वृद्धि कर देता है। कक्षा की वृद्धि का मतलब है वो अल्पायु से मध्य आयु में उसको ट्रांसफर कर देगा। तो बृहस्पति बैठा है कहाँ, लग्न में बैठा है, और लग्नेश के साथ में बैठा है। वहां पर चंद्रमा और शुक्र और वो 3 शुभ ग्रह और बैठे हैं। तो इसने क्या किया कि इसको अल्पायु से मध्य आयु में शिफ्ट कर दिया, दीर्घायु नहीं दिया। क्योंकि एक कक्षा को वो जो है वो जंप नहीं कर सकता है, अगली कक्षा में शिफ्ट करता है। तो अल्पायु से उसने मध्य आयु में शिफ्ट कर दिया। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये जो है ये एक निश्चित हो गया। डिस्टर्ब कर रहा हूँ। हाँ जी। सर गुरु मध्य इसका 64वां नवांश हो गया सर, गुरु है ना सबका। जी हाँ। 9th राशि में हाँ जी। गुरु। अब चंद्रमा जो है सर तो सिंह राशि में बैठे हैं ना, लगन कुंडली में। नहीं, देखिए चंद्रमा नवांश में कहाँ बैठा, कन्या में बैठा है। हाँ जी, में हाँ बैठे हैं। हाँ जी, हाँ।
तो चंद्रमा का जो है नवांशेष क्या हो गया? बुध हो गया। बुध हो गया। उसका 64वां नवांश कहाँ हो गया? धनु में। धनु में हो गया सर, ठीक है सर। ठीक है ना? तो हम्म। इसका जी सर। मतलब चंद्रमा का नवांशेष और 64वां नवांशेष अगर ये परम मित्र हैं या एक ही ग्रह बनते हैं तो ये कहते हैं दीर्घायु योग बनाते हैं। अगर ये शत्रु हैं तो ये अल्पायु योग बनाते हैं। अगर सम है तो मध्याय, तो यहां पर हम मध्याय भी कह सकते हैं और अल्पायु भी कह सकते हैं, क्योंकि मध्याय माने 33 से ज्यादा, 33 प्लस मध्याय हो गई। तो क्योंकि बुध जो है वो बृहस्पति को न तो मित्र मानता है न शत्रु मानता है, सम मानता है। और बृहस्पति ने तो एडॉप्ट किया हुआ है, क्योंकि तारा और चंद्रमा का पुत्र है ये। इसलिए बृहस्पति ने इसकी इंटेलिजेंस को और इसकी सुंदरता को देख करके इसको एक्सेप्ट कर लिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम बने रहो हमारे साथ में। लेकिन ट्यूनिंग अच्छी नहीं है। तो यहां पर एक चीज ये फाइनल हो गई कि आयु बहुत अधिक नहीं है। फिर इसके बाद देखे, इसमें योग जो है, प्रधानमंत्री बनना कोई सहज बात नहीं होती है, तो हमें योग राजयोग देखने चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मंगल मतलब जो है दसवीं शुक्र जो है वो लग्न में बैठा, तो 1 और 10 का संबंध जो है ये राजयोग बनाता है। पंचमेश बृहस्पति लग्न में बैठा हुआ है, तो 1 और 5 का संबंध भी जो है ये बनाता है। इसके बाद है, अब इसके बाद तीसरा पॉइंट अगर हम और देखें तो 6ठे और 7वें का स्वामी जो होता है वो खराब ग्रह माना गया है। वो शनि इस लग्न को देख रहा है, तो ये भी जो है उसकी लॉन्गिविटी को कम कर रहा है। लग्न को अगर शनि देखता है तो लॉन्गिविटी कमजोर होती है। और एक रूल है, आप सब लोग याद रखें कि अगर अष्टमेश लग्न में जाता है और शुभ दृष्टि नहीं है तो बहुत ही ट्रेजिक डेथ होती है, बहुत ही ट्रेजिक डेथ होती है। महात्मा गांधी का अष्टमेश लग्न में था, ठीक है ना? इसी प्रकार से इंदिरा गांधी का अष्टमेश शनि वो भी लग्न में था। राजीव गांधी का अष्टमेश बृहस्पति लग्न में है। बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह अष्टमेश होकर के लग्न में गया है तो इसने बड़ी ट्रेजिक डेथ दी है। तो ये याद रखिए कि अष्टमेश जो है अगर लग्न में जाता है तो वो बहुत ट्रेजिक डेथ होती है। तो यहाँ पर जो है हम लोग राजयोग भी देख चुके हैं। एक क्वेश्चन और राजयोग में, हाँ जी बोलो सर, अगर मेष लगन है तो उसमें अष्टमेश मंगल है, लग्नेश भी मंगल है, उसमें अगर तो, लगन में आ जाए? तो वो अपने घर में बैठ गया ना, हाँ जी। वो अपने घर में बैठ गया तो वो तो ठीक करेगा। हाँ, वे अच्छा, मृत्यु से रक्षा करेगा। ठीक है सर, हाँ वो अपने घर में, वो उसकी मूल त्रिकोण राशि है, ठीक है जी। तो इसलिए जो है वो वहां पर रक्षा करेगा। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि राजीव गांधी की जो डेथ हुई वो राहु मरकरी राहु में हुई। ये हुई इनकी 91 को, 23 मई 21 मई 1991। राहु द्वादश भाव में बैठा हुआ है। द्वादश भाव मोक्ष का भाव है और मरकरी जो है सेकंड लॉर्ड है, मारक भाव का स्वामी होकर के लग्न में बैठा हुआ है। और वहां पर जो है फिर आ गया राहु, तो राहु मरकरी राहु में राजीव गांधी की डेथ हुई। तो ये राजीव गांधी की कुंडली को अब हम ये देखेंगे कि ये प्रधानमंत्री बने तो उस वर्ष की कुंडली में क्या, माने राजयोग तो बनेगा ही। प्रधानमंत्री जब ये बने नवंबर 1984 में, नवंबर 1984 में देखिए दशा देखिए क्या है। जी आप ऊपर जाएं।
2 दिसंबर 89 को, ये तो 30 बहुत अक्टूबर। टाइप करने का नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं। इसको आप कम कर लीजिए, इसको दो जो 5 में कर रखा है ना आपने, इसको कम कीजिए, हाँ मिनिमाइज कीजिए और कीजिए, अब आ जाएगा, और कम कर लीजिए। और कम कर लो। हाँ अब आ जाएगा। अब आएगा, अब ऐसे कम करते जाओ और आगे चलो। 80 89 निकल गया। नहीं, ये रहा ना। 84। अरे 31 फोर। अक्टूबर को इंदिरा जी की डेथ हुई थी ना, उसके बाद ही तो बने हैं। जी। नवंबर 89 जरा देखें। करने का कहाँ से। नवंबर और आगे 89। थोड़ा बढ़ाएं। हाँ 89, 81 तक है ये। जी जी जी, वो बेकार में ही चालू हो जा रहा है। हाँ। चलो एक उसमें मोबाइल में डाल लेते। तो पहले आप मिनिमाइज कर दीजिए इसको, है ना, उसको, हाँ ये बीच में आ गया है सब में, ये नहीं हो पा रहा है मुझसे। एस्केप कर दीजिए इसको, एस्केप। हाँ एक मिनट में कर्सर से क्रॉस करके। क्रॉस को टच कर दीजिए ना। स्वीकृत कर दें इसे। ये बीच में मेरा एक्चुअली ये आ गया है, रिकॉर्डिंग का वो आ गया। चलिए अच्छा, किसी के पास उससे देख अभी लो। कर देती हूँ। अब ठीक है। ये पता नहीं क्यों बार बार आ जा रहा है। दोबारा स्टार्ट कर दीजिए इसको, माताजी दोबारा इसको। वो जाने तुम्हारे पति जब जाने और कौन। हाँ 84 ना। हाँ जी, हाँ जी, 84। 84 84 कौन सा मंथ। नवंबर 31 अक्टूबर को इंदिरा जी की डेथ हुई थी। इनको उस समय कार्यवाहक बनाया गया और 89 फिर चुनाव हुआ था। और आगे बढ़ाओ। नहीं, इसे अलग कर लो। हाँ ठीक। 89 आपने बताया। नहीं 84 में हुआ। 89 में चुनाव हुआ, दोबारा प्रधानमंत्री बने, लेकिन पहली बार तो 84 में ही बने जब इंदिरा जी मर गई। उसके बाद जी। इनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया, वो नवंबर 84 में। नवंबर 84। मिनिमाइज कर लीजिए, एक कम कर लीजिए। ये आ गया है। ये आगे नवंबर। हाँ बस ठीक है। अब देखिए 84 जो है, फरवरी 84, अक्टूबर 84, दिसंबर 84। तो राहु गुरु और शनि, जी। राहु गुरु शनि में देखिए, राहु जो है राजयोग भी देता है और मृत्यु भी दिया है, क्योंकि राहु का जो डिस्पोजिटर है, यहाँ देखिए कभी कभी बड़ा वो है कि राहु जो है चूंकि बैठा है तो अब चंद्रमा का फल करेगा राहु, क्योंकि राहु पर किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं है और राहु जो है किसी ग्रह के साथ भी नहीं है। तो तीसरी की स्थिति बनती है कि राहु जिस राशि में बैठा है उस राशि का फल करेगा। तो चंद्रमा जो है यहाँ पर राजयोग में सम्मिलित है। चंद्रमा लग्न में है, मित्र की राशि में है, नवमेश के साथ में हुआ है। तो राहु की जो है दशा में ही इनको प्रधानमंत्रीशिप मिली। तो एक तो ये हो गया। अब हमें देखना है कि इनको जो प्रधानमंत्री जब ये बने तो क्या उस वर्ष कुंडली में भी ऐसा था। तो वो हम मैंने इसको बताना ही चाहते थे कि वर्ष कुंडली ये प्रधानमंत्री बने तो यहाँ तो इस ठीक हो गया कि यहाँ पर दशमेश के साथ में बैठा हुआ, शुक्र के साथ चंद्रमा बैठा हुआ है। चंद्रमा राहु का डिस्पोजिटर है और शनि की जो इसका शनि है केतु का डिस्पोजिटर, ये उसको देख भी रहा थी इसी दृष्टि से। तो पढ़ा था कि इनके जो कार्मिक प्लेनेट है, यानी राहु और केतु के
जो डिस्पोजिटर हैं ये कार्मिक प्लैनेट बनते हैं। जब ये किसी एक ग्रह पर अपना प्रभाव डालते हैं तो उसको बहुत बलवान कर देते हैं। तो राहु का डिस्पोजिटर जो है वो चंद्रमा है और केतु का डिस्पोजिटर शनि है, और शनि चंद्रमा को देख रहा है। तो इसलिए चंद्रमा की इसमें जो है रोल, विशेष रोल आ गया है, राजयोग में है, और वहां राहु बैठा हुआ है। तो राहु की दशा में इनको, तो हम वंश फल देखेंगे। देखिए ये 41, 2013 से कम नहीं हो रहा है। नहीं आप ना करिए, मैं बता रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, राजीव गांधी तो नीचे लेके आइए डाउन करके 10 मिनट के नीचे कर्सर नीचे आएगा। हाँ, उसके ऊपर जो कर्सर इसको नीचे लाइए, ऊपर नहीं आ रहा है सर जी। नहीं, उस पर कोई बात नहीं, उसको आप छोड़ दीजिए। नीचे, हाँ नीचे करो ना, और नीचे ले आइए। 45 वर्ष पूरे, 46वें वर्ष में जो है, 46वें वर्ष का देखिए, और इसको लाइए और नीचे लाइए, जैसा जितना नीचे आ जाए। यस, हाँ 46, हाँ जी, हाँ 46। 1990। हाँ नहीं 90। एक और करूं, 89। हाँ 89 का ही है। जी हाँ जी, हो गया सर जी। अगस्त से शुरू हो जाएगा ना। हाँ जी जी, जी जी। तो अब ये इसका आ चार्ट गया कहाँ नीचे है क्या? ये साइड में है, ये है। अच्छा जी। ये चार्ट तो चंद्र शुक्र राहु लग्न में आए। लग्न में राहु कुंभ राशि में है। हाँ जी जी, हाँ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, कहाँ पे है? ये कोने में, कॉर्नर पर देखिए आप। राइट अच्छा कॉर्नर। ये, अच्छा ये आपकी फोटो आ रही। अच्छा, मेरी फोटो नीचे कर दीजिए। नहीं इनकी फोटो आ रही भैया की जो है। नीचे कर दीजिए अब देखिए, फोटो। हाँ आपकी फोटो आ रही चार्ट के ऊपर। इसको थोड़ा सा फोटो चार्ट नीचे को, कर दीजिए आप मिश्रा जी, आप नीचे कर दीजिए। हाँ बस, ओके। देखिए इसमें जो है कुंभ लग्न आई है, जी और चंद्रमा जो है वो मीन राशि का है। जी सर। अब इसके ये 46 का है ना? 45। नहीं लेकिन ये जो है, ये बताइए, ये आवाज 41वें वर्ष आ में, रही है किसी की, आवाज पीछे से देखिए आ रही है। राय साहब के यहाँ से आ रही है। देखो 41वें वर्ष का निकालो, क्योंकि उस समय 41 वर्ष के थे ये। जी ये आ गया। हाँ कुंभ 41वें वर्ष में क्या? नहीं, कुंभ लग्न है। हाँ ये आ गया। कुंभ लग्न ही है। 200 और 110। आप लोग ब्लड प्रेशर का दवाई नहीं देते हो? देते हैं। अरे राय साहब जरा म्यूट कर लीजिए भाई, नहीं तो फिर सबको म्यूट करना पड़ेगा। ब्लड प्रेशर की दवाई कौन खा रहा है? एडमिन जरा म्यूट कर दे। तो देखिए यहाँ पर जो है 2016, अच्छा 1985 अगस्त। अच्छा 20। एक वर्ष जरा और आगे बढ़ाइए। जी वृषभ लग्न। ये कौन सी लग्न है आपके इसमें बताइए, मैं चेक कर लेती हूँ। देखिए 41वां जो वर्ष हमारा शुरू होता है वो शुरू होता है 20 अगस्त 1984 से।
तो मुझे लगता है 40 लेना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, 40 + 40 लेंगे ना। वृश्चिक लग्न है। हाँ, वृश्चिक लग्न है। अब हाँ देखिए, जी। वृश्चिक है मंगल। हाँ जी। हाँ जी। अब देखिए, ये है, इसको देखिए, ये जो है 41वां वर्ष जब हम देंगे, क्योंकि 44 का इनका वर्ष है, और 44 वर्ष से 45वां वर्ष जब इनका शुरू हो जाएगा, 41वां वर्ष शुरू होगा तो 20 अगस्त से शुरू हो जाएगा, और अक्टूबर जो है ये वहां पर रहेगा। तो इसमें जरा देखिए, प्रधानमंत्री की इस वर्ष कुंडली में देखिए क्या क्या संकेत मिल रहा है। सबसे चतुर्थ पहले तो भाव। है सूर्य जी 10वें भाव में है। कि, हाँ देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि इसकी लग्न को पहले देखते हैं। जी, उदित लग्न लग्न है, जो है चतुर्थ वृश्चिक भाव। है, जो नेटल की वृश्चिक राशि, चतुर्थ भाव सिंहासन का कारक है। जी जी जी। हम लोग पॉलिटिक्स में जब पढ़ते हैं तो सिंहासन 4th हाउस में है। इसका जी मतलब जो है लग्न पॉजिटिव है, कोई बड़ा पद प्राप्त करने के लिए लग्न पॉजिटिव दे रही है। राज्य का सिंहासन का भाव है। दूसरा है लग्नेश, जो है लग्न में है, केतु के साथ में है। केतु जो है यहाँ पर झंडे का काम करेगा, ध्वजा है जी यहाँ पर। लग्नेश लग्न में ये भी एक पॉजिटिव साइन। तीसरा मुंथा है, मुंथा लेगा सेकेंड हाउस। जी सेकेंड हाउस में मुंथा का फल लिखा है इसमें ताजिक नीलकंठी में, कि व्यक्ति को राज्य सत्ता प्राप्त हो सकती है, या राज्य सत्ता से प्राप्त होता है, धन और वैभव प्राप्त होता है, अगर वर्ष फल में second house में मुंथा आती है तो। अब वो योग नेटल में कितना है, रास्ता का राजयोग है तो राज दिलाएगा, अगर राजयोग नहीं है तो धन दिलाएगा उस वर्ष। आप लोग जी अपनी वर्ष कुंडली में देखिए कि जिस साल आपको सैलरी मिलना प्रारंभ हुई, उस वर्ष मुंथा सेकेंड हाउस में होगी। मुंथा सेकेंड हाउस का मतलब जो है ये 25वें साल में हो सकती है, क्योंकि 12-12 साल का है। लग्न में वही आप है ना, 12-12 साल में 12 हाँ साल का 12 एक राउंड साल। बनाता है। जी जी। तो यहाँ पर जो है मुंथा सेकेंड हाउस में दिख रहा है। तीसरा यह है कि दशमेश जो सूर्य है वो दशम में है और अपने घर का है। जी दशमेश सूर्य है वो दशम में है, अपने घर का है। ये भी हमको बता रहा है कि सूर्य का जो है फल मिलने वाला है, राज सत्ता का फल इसको मिलने वाला है। तीसरा जो है, जो 9th लॉर्ड है वो दशम से दशम में है और राहु के साथ में है। जी अब देखिए, आपने यहाँ पर देखिए, वैदिक का वो नियम लगाइए कि यदि राहु केंद्र में त्रिकोणेश के साथ में तो राजा बनाता है। जी यहाँ पर वर्ष फल में हालांकि वो वैदिक का योग हम नहीं लगाएंगे, लेकिन फिर भी उस योग को यहाँ देख सकते हैं कि राहु एक बार केंद्र में है और एक बार त्रिकोणेश के साथ में है, तो एक बार यानी लिख लो, चंद्रमा के साथ में है। तो चंद्रमा के साथ वो एक जो है राजयोग बना। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि शनि जो कर्म का कारक है, जो मेष लग्न की जो कुंडली है उसमें शनि दशमेश होता है और यहाँ शनि उच्च का है। जी तो इतने योग पड़े हुए हैं। ये वर्ष कुंडली बता रही है कि नेटल कुंडली के जो योग फलित होना है वो इस वर्ष फलित होगा। जी जी सर। अब इसमें इत साल देखिए है कि नहीं, इसमें लग्नेश जो है इस कुंडली का वो निकला है, इस कुंडली में जन्म कुंडली। अच्छा, इसके वो नहीं आए, वर्ष कुंडली जब हम लोग निकालेंगे तो उसके वो भी आते हैं, राशि अंश कला विकला, ये दिए गए हैं क्या? अच्छा, समुदाय अष्टक है दी तो इसमें इत्थसाल भी है। लग्नेश और दशमेश के बीच में इत्थसाल भी, देखिए यहाँ लग्नेश मंगल है, ठीक है ना, और दशमेश जो है क्या है, वो सूर्य है। सूर्य मंगल में दृष्टि संबंध है, सूर्य मंगल में दृष्टि संबंध है। अब इसके बाद हमें वो नहीं पता, इनके अंश नहीं पता है। मंगल अगर पीछे है और सूर्य आगे, देखिए मंगल जो है वो
स्लो मूविंग सूर्य है, या सूर्य और मंगल को जब लेंगे तो एक स्लो मूविंग है जो सूर्य है, और एक जो है फास्ट मूविंग है वो सूर्य, और स्लो मूविंग जो है वो मंगल है। अब इनके अंश अगर हमें पता हो तो हम देख लेंगे कि इस साल है कि नहीं। तो अब इसमें अंश कुछ पता चल सकता है? रुकिए, नहीं पता चलेगा सर। रुकिए रुकिए, ये नहीं बना ले। सुनिए, ये 20, एक नहीं हम बनाए लेते हैं, आप अपना 20 अगस्त 1984 का है, और 14:18, 1 मिनट बनाते हैं। बीस अगस्त 1984, टाइम है 14:18। हाँ देखिए, इसमें मंगल जो है वो 7 अंश का है, और सूर्य जी जो है वो 3 अंश का है। बात समझ में आ गई? जी इस साल का पहला नियम है, दो ग्रहों के बीच दृष्टि संबंध हो। तो ये 4-10 में बैठे हुए हैं, दृष्टि संबंध है। ठीक, पहली चीज। दूसरा, जो फास्ट मूविंग है वो पीछे होना चाहिए अंशों में, और जो स्लो मूवर है वो अंशों में आगे होना चाहिए। राशि को छोड़ देते हैं तो देखिए, मंगल का जो अंश है वो 7 अंश है, 7 अंश और 44 कला है, और सूर्य का जो अंश है वो 3 अंश और 52 कला है। ठीक है ना? हम्म। सूर्य सूर्य जो है फास्ट मूवर है, वो 1 महीने में एक राशि बदल देता है। जी मंगल जो है वैसे तो 45 दिन में, लेकिन कभी कभी 4-4, 5-5 महीने तक वो बकरी होते हुए, सीधे डायरेक्ट होते हुए वो 3-4 महीने लगा देता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इस साल में क्या होता है, जो स्लो मूवर है वो तो धीरे धीरे चलेगा, जो फास्ट मूवर है वो क्या करेगा, तेजी से चल करके उसको पकड़ लेगा। चलेगा। तो दोनों की युति हो जाएगी। तो जब युति हो जाएगी तो वो घटना घटेगी। अब देखिए, वो घटना घटेगी, ये अगस्त का है। पहले आप ये समझिए कि अगस्त का है, और सिंह राशि में है, और वृश्चिक राशि में कब पहुंचता है ये सूर्य, वृश्चिक राशि में कब पहुंचेगा? अक्टूबर में। अगस्त सितंबर। अखिलेश सर जी कुछ पूछ रहे हैं। हाँ जी, अखिलेश जी बताएं। अक्टूबर नवंबर। अखिलेश सर जी। हाँ हाँ, मैं ये पूछ रहा था सर, सूर्य और मंगल में दृष्टि संबंध कैसा हुआ सर? अभी बताया ना कि 4-10 में है ना। 4-10 में जो केंद्र के संबंध हो गए सर, वही ना जो आपने बताया जी था? नहीं नहीं ठीक नहीं, है। देखिए अभी दृष्टियां आपने सुना नहीं, दृष्टियों में 5-9 और 3-11 ये मित्र दृष्टियां हैं, 1-7 और 4-10 ये शत्रु दृष्टियां हैं। तो दृष्टियां हैं, 2-12 और 6-8 में दृष्टि नहीं है, शेष में दृष्टि है। 3-11 में दृष्टि है, 4-10 में दृष्टि है, 1-7 में दृष्टि है, 5-9 में दृष्टि है। तो सूर्य और मंगल के बीच में दृष्टि संबंध है, ताजिक का। वैदिक ओके का सर। केंद्रीय संबंध है, लेकिन ठीक है सर। ताजिक का दृष्टि संबंध है, पहली चीज। दूसरा यह है कि हमारा जो फास्ट मूवर है वो पीछे है अंशों में, और स्लो मूवर है वो अंशों में आगे है। तो ये जो है आप ऐसे समझिए कि ये अगस्त का है, और ये अक्टूबर या नवंबर में ये वृश्चिक में पहुंचता है, जनवरी में मकर में है, दिसंबर में धनु में है, नवंबर में जो है ये वृश्चिक में है। और प्रधानमंत्री नवंबर में बने थे। सूर्य फास्ट चल करके नवंबर में मंगल को पकड़ लिया। जी हाँ जी हाँ। ये बात समझ में आ रही सबके? आ गई हाँ जी, सर हाँ जी। जी, हाँ आज जी। एक एक महीना चलती। हाँ, सूर्य एक एक महीना चला। जी और अगस्त में मंगल में यहाँ पे पहुंच गया था नवंबर में। नवंबर, और नवंबर में जब ये घटना घटी, और इसको आप अगर ये भी देख सकते हैं, नवंबर की वो तारीख भी आप निकाल सकते हैं कि जब सूर्य 8 अंश का होगा। 8 अंश का सूर्य का मतलब है 23 या 24 तारीख। जी तो ये उसी समय प्रधानमंत्री इनको पद मिला।
तो यहाँ पर ये देखिए इत्तिसाल कितना अच्छा, और शायद वर्ष फल का जो उदाहरण हम लोग लिए हैं सबकी समझ में आ गया होगा कि नेटल चार्ट का हमारा जो है वो राजयोग जब फलित हुआ तो किस दशा में फलित हुआ, ये तो दशा लंबी हो गई। वर्ष जी फल में हमने देखा कि क्या वास्तव में वो घटना घट सकती है। अब देखिए बृहस्पति जो है वो अकस्मात फल देता है, अष्टमेश लग्न में बैठा है, कोई भी घटना जीवन से संबंधित वो अकस्मात होती है। तो इस तरीके से आपने इस साल को भी देख लिया कि दो ग्रहों के बीच में दृष्टि संबंध हो, दोनों के बीच अंतर जो है उनके दीप्तांश के अंदर हो। यानी अगर ये अंतर बहुत अधिक होता, मान लिया मंगल जो है वो 28 अंश पर होता और सूर्य जो है वो 3 अंश पर होता, तो दृष्टि संबंध होते हुए भी दीप्तांश के अंदर नहीं आता। दीप्तांश जो है अलग अलग हैं। तो 8 अंश सूर्य 15 अंश का है दीप्तांश में, और मंगल जो है वो 8 अंश का है। तो 15 8 23, 23 का आधा होता है 11.5। तो 11.5 से कम अंश पर है दोनों, एक 3 है एक 8 है, 5 अंश के बीच में है, दोनों का डिफरेंस 5 अंश का है। तो ये इत्तिसाल भी आपने देखा कि इसमें कुंडली में, वर्ष कुंडली में योग भी है, राज सत्ता प्राप्त करने का सिंहासन का योग भी बन गया, और सबसे पहले लग्नेश और दशमेश के बीच इत्तिसाल है। इसने घटना को घटित करा दिया। और कैसे कब घटित होगी, यहीं से हम लोग ये देखेंगे कि इत्तिसाल कब घटित होगा। चोरी गया सामान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पहली चीज। यदि मिलेगा तो कब मिलेगा, वही हम देखेंगे कि लग्नेश का चंद्रमा के साथ में इत्तिसाल कब होगा, वो कितने अंश पीछे है। जितने दिन बाद वो इत्तिसाल हो जाएगा उतने दिन के बाद वो घटना घटेगी। तो ये हमारा अंदाज है, ये बात सबकी समझ में आ गई होगी कि हमने। हाँ जी बताएं। हेलो। कौन, कोई पूछ रहा है क्या, किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर जी, कोई नहीं पूछ रहा। अच्छा अच्छा। मेरे घर तो से ये आवाज आई बात, थी। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। तो ये बात सबकी समझ में आ गई होगी। सब लोग जरा या हाँ या ना में कुछ फीडबैक दे दिया करें तो अच्छा लगेगा। जी जी शशि जी, हाँ शशि जी, जी ये बात समझ में आई? समझ आ गई जी पर जल्दी भूल जाते हैं। जल्दी भूल जाते, वो आपकी प्रॉब्लम। इसमें बुध बुध के त्रिकोण में क्या केतु आ गया क्या इस समय? पता नहीं सर। बुध कहाँ पर है? केतु इस समय 6 नंबर पे है। बुध आपका या तो तुला 2 में होगा, या 10 में होगा, या 6 में होगा, कहीं कहीं होगा। आपका बुध हमें लगा 6 नंबर पे है नहीं, मीन नेटल राशि का। में नेटल में, मीन राशि में। तो वहां राहु आ गया ना, भ्रम हो जाता है। हम्म वहां इस समय गोचर का राहु राहु देखो है तो बुध का मित्र, लेकिन वो बड़ी मन में बड़ी जो है कल्पनाशील बना देता है। चंद्रमा के साथ में होता है तो जिसके साथ में होता है उसी को थोड़ा सा बढ़ा देता है। तो ये जो है घटना आज हमने इस चार्ट को लेकर के, अब अगर किसी को कोई चार्ट लगाना है या जीवन में कोई घटना घटी है उसको देखना है इस तरीके से, तो वो लगा सकता है। नहीं तो अब हम फिर आगे अपना प्रश्न पर आएंगे। इसमें इत्तिसाल का हमने बता दिया कि इत्तिसाल कैसे होता है। कोई चार्ट अगर लगाना हो तो लगा सकते हैं। रेणु जी बोल रहे थे, रेणु जी हैं क्या? हाँ जी। हाँ रेणु जी की एक इन्होंने चार्ट डाला था, उसमें देखते हैं जी उसको। सर एक मैंने भी डाला। हाँ चलो रेणु जी का चार्ट पहले देख लेते हैं। हाँ, देख लीजिए। जी। बनाओ भाई, रेणु जी का चार्ट हाँ बनाओ। जी, मैं निकाल रही हूँ डिटेल्स। उन्होंने डिटेल्स नहीं दी है, डिटेल्स डिटेल्स दिया नहीं है? दिए, सीधे चार्ट ही दिया है। नहीं, चार्ट में नीचे है डिटेल। ओहो, यस यस, 2111। इस डिटेल चाहिए। हाँ
68 का है, 21 नवंबर 68 का है। कानपुर। देखिए, आप सभी लोग नाड़ी भी जानते हैं, तो हम इसको दोनों तरीके से देखेंगे। हो सकता है कि वैदिक से वो चीज ना उतनी जल्दी समझ में आए, नाड़ी से बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी आपके। जी प्रोफेशन ये के बन गए। लिए, हाँ जी बन गया, मिथुन लग्न का कुंडली है। जी देखिए, इनकी पहले तो इसको पूरा फुल हॉरोस्कोप हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको डिलिनेट किया है। मिथुन लग्न की कुंडली है। मिथुन जो है वो बुध की राशि है, इंटेलिजेंट है, बढ़िया है, अच्छे हैं। और इसका जो स्वामी है वो पंचम हाउस में शुक्र की राशि में बैठा हुआ है। और इस पर दृष्टि तो किसी की नहीं है, लेकिन ऐसे आप समझ लीजिए कि गुरु और मंगल से मिल के आया है। गुरु और मंगल से मिलकर के आया है। और अगर इसको देखा जाए त्रिकोण दृष्टि से, तो वक्री शनि इसको देख रहा है। तो टेक्निकल एजुकेशन हो सकती है। बीटेक वगैरह किया है क्या? रेणु जी हैं क्या? बताएं कुछ। ये तो इकोनॉमिक्स के हैं। नहीं, कुछ मतलब कुछ टेक्निकल कोई एजुकेशन किया किया है क्या? नहीं किया। ये सब डिटेल लिखे नहीं है। रेणु जी हैं भी नहीं। जी रेणु जी हैं नहीं क्या इसमें? मैं रेणु, चेक कर लेती हूँ। नहीं रेणु जी हमको तो नहीं है, स्किप कर गई। जी हाँ। नहीं चलो, है। इनका जो, हाँ इनका एक सवाल ये था कि प्रोफेशन को लेकर के, इस बंदे का प्रोफेशन जो है वो बहुत अच्छा नहीं है और दिक्कत है। फिर तो बार बार बदल प्रोफेशन लेते में, हैं, छोड़ देते हैं। हाँ इतना तो वो मुझे आप मालूम है। देखिए, दो चीजें हैं कि अगर हम इसको पहले प्रोफेशन के हिसाब से देखें, एजुकेशन को देख लिया, जैसे नवमेश शनि है वो यहाँ देख नहीं रहा है। और पंचमेश और चतुर्थेश में संबंध है, वो भी नहीं दिख रहा है। नवमेश और पंचमेश में संबंध है कि शनि दसम दृष्टि से शुक्र को देख रहा है। और बुध जो है वो शुक्र की राशि में है। तो एजुकेशन तो उन्होंने पूरी ली है, पीजी या पोस्ट ग्रेजुएट उन्होंने किया हुआ है। अब बृहस्पति बुध और शुक्र का जो है एक संबंध भी बन रहा है। बृहस्पति की राशि में शुक्र है, शुक्र की राशि में बुध है, और बुध की राशि में बृहस्पति है। इसको एक कहते हैं मालाश्री योग। नाड़ी में एक नया नाम है, मालाश्री योग है। तीनों ग्रह एक दूसरे की राशि में बैठे हुए हैं। तो ये जो है बृहस्पति बुध के साथ में जब इनका कोई संबंध बनता है, तो कॉमर्स में या इकोनॉमिक्स में, इस साइड में, फाइनेंस साइड में इनकी एजुकेशन होती है। अब रेणु जी है नहीं तो हम पूछ लेते कि क्या है। फाइनेंस में ही है, इतना मैं जानती हूँ। हाँ, अच्छा, दूसरी बात अभी देखें कि इनको सर्विस करनी है। हम लोग दो कुंडली को पूरी तरीके से देख रहे हैं। जब बंदे को नौकरी करनी है या अपना काम करना है, पहली चीज। तो जब 6 और 10 का संबंध बनता है तो नौकरी करते हैं, 7 और 10 का संबंध बनता है तो अपना काम करते हैं। तो यहाँ पर छठे का स्वामी जो मंगल है और दसम का स्वामी देखिए बृहस्पति, ये दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। तो 6 और 10 का सीधा संबंध, ये बंदा अपना काम नहीं करेगा, ये नौकरी पर ही डिपेंड करेगा, ये सर्विस करेगा। तो शायद सर्विस ही करते थे। इसके बाद क्या हुआ कि दसम हाउस में शनि और राहु जो है जब भी बैठते हैं, शनि जब बकरी होता है तो ये बार बार प्रोफेशन चेंज कराता है। ये जी वैदिक का भी है और नाड़ी का भी है। शनि जब बकरी होता है तो देखिए यहाँ पर प्रॉमिस तो बहुत अच्छा है। यहाँ दशमेश जो है दसम को देख रहा है। एक चीज पहले समझ लीजिए, जी दशमेश दसम को देख रहा है, ठीक है ना। और इसके बाद जो है, जो द्वितीयेश जो है वो तृतीयेश के साथ में, ये कोई बहुत अच्छा धन योग नहीं है। इसके बाद लाभेश जो है वो मंगल है, वो भी दशमेश के साथ में है। यानी प्रोफेशन से ही इनको लाभ है। नौकरी करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। नवमेश जो है वो दसम हाउस में, ये एक अच्छा योग है कि इनको नौकरी छूटेगी लेकिन मिल जाएगी। अगर ये प्रयास करेंगे तो मिल जाएगी। ये एक राजयोग की कोटि का है, 9 और 10 का संबंध है, 9 में दसम में है, तो ये भी एक। लेकिन अब है क्या
कि अष्टमेश भी है। शनि अष्टमेश भी है और नवमेश भी है, तो शनि में थोड़ी पापत्व भी है। तो नौकरी क्या होगा कि नौकरी इजी नहीं होगी, नौकरी में इनको बाधाएं आएंगी, मिल तो जी जाएगी लेकिन बाधा आती रहेगी। इसके बाद हम लोग ये देखना है कि इनको ये दिक्कत क्यों आई, ये हम देखेंगे कि प्रॉमिज और इसे नाड़ी में हम लोग गोचर लगाएंगे। शनि के आगे कोई ग्रह नहीं है, 1, 5, 9 में कोई ग्रह नहीं है, केवल शुक्र है। ठीक है ना। अगर शुक्र को त्रिकोण से मिल ले, नाड़ी में त्रिकोण में बैठे हुए ग्रह कंजंक्शन का काम करते हैं। शनि बकरी है, तो बकरी होकर के जब ये 9th हाउस में आएगा तो ये संबंध बनाएगा किससे? बुध से। और आगे जब बढ़ेगा शुक्र से बनाएगा। तो ऐसे बंदे को बुध और शुक्र का माने फाइनेंस का काम, ये तो निश्चित हो गया काम फाइनेंस का है, शनि पर बुध और शुक्र का प्रभाव है, और सामने से बृहस्पति उसको देख रहा है। तो प्रॉमिस तो अच्छा है, लेकिन शनि के सामने मंगल बैठा हुआ है और केतु, ये दोनों ग्रह अगर ये शनि मंगल की दिशा में ये जाते तो इनको परेशानी नहीं होती, लेकिन इन्होंने मंगल की दिशा नहीं ली, मंगल का इन्होंने कार्य नहीं लिया, इसलिए इनको बार बार परेशानी आ रही, क्योंकि नेटल में प्रॉमिज है कि शनि के सप्तम में मंगल बैठा हुआ है और मंगल में केतु के गुण भी हैं। तो एक तो ये प्रॉब्लम हो गई। अब इसके बाद मान लीजिए ये आगे हम शनि को आगे चलाते हैं, प्रोफेशन में नाड़ी में शनि को कर्म का कारक बनाया, तो जब ये आगे गया तो नीच का हो गया, मेष राशि में नीच का हुआ, और लेकिन इसको सपोर्ट मिल गई वीनस की, इसका परम मित्र, और वीनस धन है। तो इसने 30-31 साल की उम्र से जो है ये पैसा पैदा करना शुरू कर दिया, क्योंकि शुक्र जब भी शनि शुक्र से मिलता है, ये वैदिक का नहीं नाड़ी को बताते हैं, जब भी शनि पहले राउंड में बृहस्पति के दूसरे राउंड में, आप ऐसे समझिए, पहले राउंड में शनि का पहला राउंड मान लो हो सकता है शनि के आगे ही शुक्र बैठा हुआ हो, तो 2 वर्ष 2.5 वर्ष में थोड़ा उसे पैसा आएगा, 2.5 वर्ष में जो पैसा आएगा वो फादर के थ्रू आएगा। जी बृहस्पति के 3rd राउंड में और शनि के 1st राउंड में या 2nd राउंड में जब जो है शनि शुक्र से मिलता है तो इनकम स्टार्ट हो जाती है। 30 साल की 31 साल की उम्र में जो है वो बृहस्पति कहाँ आया? 24 में वहीं पर आया कन्या में, 25 में बुध के ऊपर आया, 26 में आया कहाँ? वृश्चिक में, शनि के ऊपर आ गया ना। 27, 28, 29। अब शनि और बृहस्पति मिल गए, कर्म धर्म कर्म योग बन गया। हाँ। और इसके बाद बकरी शनि है तो हम पहले 1 साल पहले ही इसको मान सकते हैं। तो उस समय एक अच्छा योग बना, शुक्र से संबंध बना शनि का और गुरु का शनि से बना, तो इनकम स्टार्ट हो गई। जैसे ही शनि आगे बढ़ा तो कहां तक इसको लगा? इनका काम बढ़िया चलता रहा। कहां तक? शनि जब तक मंगल के ऊपर नहीं आया या मंगल के त्रिकोण में नहीं आया। देखिए जब धनु राशि में शनि था, शनि धनु राशि में आया कब? 27 जनवरी 2017 में धनु राशि में आया, ठीक है ना। वहां से ये शुक्र के ऊपर से, जब इसने शुक्र के ऊपर से गोचर किया तो काफी अच्छा पैसा पैदा किया, काफी अच्छा पैसा पैदा किया। और जब तक ये धनु में रहा तब तक इसको कोई दिक्कत नहीं हुई। जैसे ही ये मकर में आया, शनि जैसे ही मकर में आया, और कब आया? 25 जनवरी 2020 को इनकी नौकरी ठप हो गई। क्यों? क्योंकि केतु और मंगल इनको मिल गए त्रिकोण में, शनि के 9th हाउस में केतु और मंगल बैठे हुए हैं। तो जैसे ही ये शनि मकर राशि में आया 2020 में, इनकी नौकरी चली गई। जी अब रेणु जी होती तो बता देती कि हाँ नौकरी छूटी, क्यों पिछली बार एक बार उन्होंने कुंडली हमें दिखाई, बता दी नौकरी छूट गई, बॉम्बे से छोड़ करके कोविड में ही दिल्ली। छूटी थी, कोविड में छूटी हाँ थी। जी,
कोविड में हाँ, तो छूट गई। 2020 में, जनवरी 2020 में जैसे शनि ने एंट्री किया मकर राशि में, तो उसको मंगल और केतु मिल गए। ठीक है ना। यहां से ये कहानी शुरू हो गई। पूरा 20 निकल गया, ये 2020, ये घर बैठे रहे, इनको नौकरी नहीं मिली, क्योंकि दो निगेटिव प्लेनेट जो है वो शनि को रोके रहे। जब ये जनवरी 2023 को कुंभ राशि में जैसे प्रवेश किया, मान लीजिए, तो वहां पर गोचर का, उसके त्रिकोण में तुला राशि में गोचर का केतु था, तो नौकरी तो इनको मिली, लेकिन वहां प्रॉब्लम हुई, और केतु जैसे ही त्रिकोण में आया तो फिर नौकरी छूट गई इनकी। अब क्या हुआ कि अब इस समय जो है केतु कन्या राशि में चला गया, और कुंभ राशि में शनि गोचर कर रहा है। तो यहां पर शनि किसी भी जो है केवल जो है बुध से संपर्क बना रहा है, तो इनको नौकरी इस समय जो है कुछ चल रही है, लेकिन अभी परमानेंट नहीं है, ये फिर अभी छोड़ेंगे। जी अभी जैसे ही केतु, अभी शनि तो 2.5 साल रहेगा, 25 में निकलेगा, लेकिन उसके पहले ही केतु फिर जो है वो 6 से लेकर के 5 में चला जाएगा, फिर दिक्कत इनको आ जाएगी। तो ये इनकी प्रॉब्लम बनी रहेगी। दूसरी एक और प्रॉब्लम है इनके पास कि इनका जो है पेरेंटल जो है प्रॉपर्टी है वो इनको नहीं मिल रही है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जब भी लग्न से 4th हाउस में अगर पाप प्रभाव है, पापी ग्रह बैठा हुआ है, तो ऐसे जातक को पेरेंटल एसेट्स जो है मिलने में बहुत परेशानी होती है। पेरेंटल एसेट्स मिलने में बहुत परेशानी होती है। होम पीस पूरी तरीके से डिस्टर्ब रहती है। इनके मैरिटल भी उतना अच्छा नहीं चल रहा होगा, आपस में लड़ाई झगड़ा, माने होम पीस पूरी तरह से डिस्टर्ब है, क्योंकि मंगल और केतु दो प्लैनेट वहां 4th हाउस में बैठे हैं। इसके बाद एक और चीज है कि परमानेंट जो एसेट्स है वो एसेट्स इनको मिल क्यों नहीं रहे हैं। उसके लिए हमने बताया था कि पारस जी ने कहा कि 4th हाउस का जो D4 है, D4 चार्ट है, वो हमको बताएगा कि ये एसेट्स इनको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो किसकी वजह से नहीं मिल रहे हैं। तो वो जो है, अगर आप D4 बता निकाल सकें इनका, तो जरा निकाल के दिखाएं भाई जी सुप्रिया जी जी। D4 जी हम्म, कौन सा चार्ट है तो D4 हाँ जी, हाँ यही। यही है। ये आ गया। हाँ, अब देखिए D4 में पहली चीज तो जो है, आप ये देखिए, ये 4th हाउस को देखिए। अगर D4 के 4th हाउस में पापी ग्रह बैठा हुआ है, तो इनको तब तक होम एसेट्स नहीं मिलेंगे जब तक का उसके स्वामी का प्रभाव, माने जब तक उनका स्वामी इनके साथ में नहीं होगा। आप देखिए 4th हाउस का जो लॉर्ड है वो चंद्रमा के घर में बैठा हुआ है। बुध चंद्रमा के बीच में शत्रुता है। बुध जी जो है चंद्रमा को अपना परम शत्रु मानता है, और चंद्रमा है माँ। तो इनके सारे जो हो पेरेंटल एसेट्स हैं, उन पर जो है इनकी माँ, हमें लगता है, कुंडली मारे बैठी हुई है। माँ इनको नहीं दे रही हैं, बात जो भी हो, क्योंकि चंद्रमा और शुक्र, शुक्र और चंद्रमा के बीच सदाष्टक योग है। जी शुक्र पत्नी है, चंद्रमा माँ है। माँ और पत्नी के बीच में ट्यूनिंग बहुत ही खराब है, जिसकी वजह से माँ जो है अपने बेटे को भी मकान या जो भी है पेरेंट, चूंकि मंगल वहां बैठा हुआ बुध की राशि में है नेटल में, तो निश्चित रूप से इनके पास पेरेंटल प्रॉपर्टी है, मकान वगैरह होगा, लेकिन इनको मकान माँ नहीं दे रही है, और जब तक माँ है तब तक मिलेगी नहीं इनको।
जी शशि जी बताएं जरा, क्यों कुछ पता हो आपको? नहीं सर, ज्यादा डिटेल नहीं मालूम है, पर है कुछ ऐसा ही। है जी? है कुछ ऐसा ही, माँ के साथ ही कोई संबंध ठीक नहीं है। षडाष्टक का, ठीक समझ गया, वेरी गुड। सर जी, कब मिल सकती हैं जो आपने बताया? एक पॉइंट में सुनना रह गया, कब देखिए मिलेगी इसमें ये आपने होता है कहा? ना, आप देखिए फोर्थ लॉर्ड जो है वो कर्क जी राशि में है। जी हाँ कर्क राशि यानी चंद्रमा का है, चंद्रमा माँ है, और जी फोर्थ का कारक भी है। जी किसी भी चार्ट का फोर्थ हाउस का कारक चंद्रमा ही है, कि वहां मदर भी है, वहां शुक्र अगर है तो वाहन भी है, वहां मंगल है तो वहां प्रॉपर्टी भी है, बुध है गए वहां तो एजुकेशन भी है। तो अलग अलग कारक अलग अलग प्लेनेट बनाते हैं। तो जब भी हमने बताया कि लग्न से फोर्थ हाउस में अगर पापी ग्रह बैठा हुआ है, तो परमानेंट जो एसेट्स हैं उस जातक को जीवन में बड़ी परेशानी आएगी। अब लग्न में शुक्र उच्च का बैठा हुआ D4 में, जी इसका मतलब यह है कि इसको ससुराल से जो है बड़ी मदद मिल रही है। यानी इसकी जो वाइफ है वो अपनी सिस्टर से पैसा ले रही होगी, या सिस्टर के मकान में रह रही होगी, ये हो सकता है। क्यों रेणु जी, कुछ पता है क्या? सर नहीं मालूम कुछ। ये इनकी इनकी छोटी बहन के हस्बैंड का चार्ट है, और ये बता रही थी एक बार हमको कि हमारे फ्लैट में रह रहे हैं। सर ये तो कानपुर में ही रहते हैं, इसका फ्लैट तो यहाँ पर है, दिल्ली नहीं, में, कानपुर में कहाँ गुड़गांव में। रहते हैं? वो तो दिल्ली में रहते हैं, बॉम्बे से शिफ्ट करके दिल्ली आ गए थे। नहीं, कानपुर में ही है कि मतलब जीजा जी की माँ भी कानपुर की है। अच्छा, तो प्रॉपर्टी कानपुर में होगी। हाँ, प्रॉपर्टी कानपुर में ही है। हाँ, तो कुछ दिक्कत है। एक बार बहुत पहले इन्होंने 3-4 साल पहले, वो 20-19-20 में जब पहले हम लोग स्टार्ट किए, तब ये चार्ट दिखाया था। हम्म, हो सकता है दूसरा चार्ट हो। तो परमानेंट एसेट्स के लिए हम देखेंगे पहली चीज तो कि नेटल में फोर्थ हाउस में अगर पापी ग्रह बैठे हुए हैं तो एक दिक्कत आती है। इसके बाद D4 में भी अगर वो चीज आ गई तो फिर वो दिक्कत है, फिर वो परेशानी है कि इनको वो चीज उससे जो है लाभ नहीं मिल पाएगा। फिर महादशाएं भी फेवरेबल नहीं है। हाँ हाँ, अब इस समय महादशा इनकी जो चल रही है वो मंगल में शुक्र है, सूर्य है, राहु है, और मंगल जो है यहाँ छठे का कारक है। तो ये अगर मुकदमा डाल दें, हो सकता है मुकदमा कोई डाला हो प्रॉपर्टी को लेकर के, क्योंकि छठा घाव लिटिगेशन का है और मंगल वहां बैठा हुआ है। तो अगर रेणु जी होती तो कुछ फीडबैक मिलता। चलो अब इसको छोड़ते हैं। अब अगर कोई और चार्ट डालना हो तो चार्ट एक डाल। सर एक मैंने डाला सुप्रिया था। जी वो वाला डाल दीजिए जो मैंने बताया आपको। सुप्रिया जी चली गई। नहीं, सुप्रिया जी बैठी हैं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात। वो वाला कोई डाल बात नहीं। दीजिए जो मैंने आपको SMS किया था ना अभी। हाँ जी, ओके मैम, ओके। हाँ, उनको फोन लगाया था रेणु जी को, वो कहीं जा रही हैं। मैं चलो संदीप कोई सर जी बात को लगा देती हूँ। जी। सर जी, आज प्रश्न से हम वो भी मैच का भी रिजल्ट देखें क्या? प्रश्न से जी चलो सब, चलो बना लेते हैं, या पहले वही जी, डाल देते हो? अभी प्रश्न से जो है मैच का डाल दो जरा। अच्छा, तो ये अभी इनका अभी अभी का डिटेल डाल दो, डाल। अभी का डाल दो। हाँ, नहीं पहले प्रश्न देखो, इंडिया जीतेगी या नहीं। अच्छा प्रश्न का मतलब ये नहीं कि कौन टीम जीतेगी, यस, हाँ, प्रश्न का इंडिया होता है कि इंडिया जीतेगी कि या नहीं। नहीं। इस तरह का अगर यस, प्रश्न है तो फिर वो डालिए। यस उसके सर। प्रश्न में एक ध्यान रखना है, प्रश्न बहुत ही डिस्क्रिमिनेटिव होना चाहिए। जी ये जी। ना हो कि कौन जीतेगा। अब कौन जीतने में मतलब नहीं होता। हाँ, इंडिया जीतेगी या नहीं। हाँ, इंडिया जीतेगी कि नहीं, चलो बात करते हैं, हम लोग देखते हैं। आज 19 तारीख है ना? हाँ जी। जी इसमें जैन जैन साहब एक्सपर्ट हैं यहाँ पर। R K जैन सर, हाँ बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, तो ये भी अपने सभी लोग कमेंट देंगे अपने अपने भाई। ऐसा थोड़ा हो क्रिकेट कि जी जी मतलब जो है। क्रिकेट क्रिकेट के लिए भी एक्सपर्ट हैं वो। हाँ, तो वो पता नहीं चलेगा या नहीं है। इसमें सर जैन साहब आपका डालना पड़ेगा ना, कानपुर डालना पड़ेगा मेरे ख्याल से। कहीं नहीं, डाल दो, आप कहीं डाल दो। आंसर डालने वाले तो आप हैं। चलो डालो, कहीं डालो। देखते हैं।
नहीं, जैन साहब भी चले गए। अच्छा, टाइम ज्यादा हो गया क्या? 1 बज गया। 1:11। चलो कोई बात नहीं, चलिए इसको देख लेते हैं फिर। यही वाला देख लीजिए, फिर अगली बार देख लेंगे वो हाँ वाला। अगली बार देख चलो लेंगे, ठीक, इसे नहीं देख। अगली बार देख लेंगे, और उसको हम हमें उसमें SMS करिए तो हम आपको व्हाट्सएप पे डाल दीजिए डिटेल हमको भी, तो हम उसको देख के बताएंगे। क्वेरी भी डाल दीजिए पर जी आपको हम। अभी की है ये चार्ट। सुप्रिया मैडम 13:11 डालना था टाइम, आपने 1:11 डाला है। सॉरी सॉरी सॉरी, फिर से इसको क्या करूं? एडिट करिए, एडिट। रेक्टिफाई कर लो। ये वाला है। हाँ जी, हाँ जी। इसको टाइम अभी एडिट करिए ना। टाइम कैसे? एडिट में आ जाओ ना। एडिट में, सॉरी सॉरी, हाँ, एडिट में जाते हैं। हाँ। यहाँ 13 कर दो। यस। 13 कर दीजिए बस। जी 31 हो गया। हाँ हाँ 13 13। नहीं है, 13 नहीं है। नहीं, एक भी हटा दो ना, फिर से लिख दो आप। एक नहीं। हटा दीजिए ना, नहीं, सारा सारा पूरा टाइम ही हटाना पूरा पड़ेगा ना। मिटा दीजिए फिर पूरा करिए। कंप्लीट। तेरह। हाँ यस। बस। आ गया आ गया आ आ गया, गया। 13-11 आ गया। जी शनि लग्न में प्रश्न। प्रश्न प्रश्न चार्ट में। चार्ट में प्रश्न चार्ट में एक तो लग्न जो है स्थिर राशि की आई, हम्म। ठीक है ना। जी भले ही लग्नेश हो लेकिन पापी ग्रह है, जी ठीक है ना। इसके बाद देखिए जो सामने वाला है, जी 5 सामने वाला नंबर है सूर्य। सूर्य, वो दशम में अपने परम मित्र मंगल के साथ में। यस जी सर। दशमेश के साथ ये। परम मित्र तो 7-10 का संबंध बन गया। इसका 10 माने होता है जीतना, हम्म। जी प्राप्त करना। तो सर जी, 7 लेकिन माने अष्टमेश के साथ है। अष्टमेश बुद्ध के साथ संघर्ष, है। संघर्ष। संघर्ष नहीं, संघर्ष। लेकिन पंचमेश भी हो गया ना, बुध पंचमेश भी हो गया, तो वो जी 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 पंचमेश है, हाँ पंचमेश भी है। पंचमेश भी हो। तो भाई देखिए ऐसा है कि इसमें फौरी तौर से तो अच्छा, केतु देखो बैठा है त्रिकोण में, केतु लग्न को देख रहा है, वो शनि का परम शत्रु है, जी। हाँ जी सर जी। है ना। जी तो जी इस जी समय क्या बिल्कुल। स्टार्ट हो गया, क्या मैच स्टार्ट हो गया? नहीं, 2 मैं बजे होंगे। 2 बजे होगा। 2 बजे होगा जी। तो भाई लग तो रहा है, कठिन लग रहा है। एक ही पॉजिटिव पॉइंट है कि इसमें जो है वो लग्नेश लग्न में बैठा है। अब लग्नेश देखिए लग्न में बैठा लग्नेश था। दशमेश का, देखिए अगर लग्नेश और दशमेश का इस्तेसाल है कि नहीं, पहले ये देखते हैं। हम्म। लग्नेश 6 अंश का है और दशमेश मंगल जो है वो 2 अंश का है, तो इत्तेसाल तो है भाई। सर जी ये वर्ष कुंडली में भी देखें, अभी का नहीं मालूम चलेगा ना, 19 हाँ नहीं नवंबर तो ये नहीं, तो ठीक है, ठीक है। ये प्रश्न है तो यहाँ प्रश्न में भी इत्तेसाल देखते हैं ना हम लोग, अच्छा अच्छा। प्रश्न में भी इत्तेसाल देखते हैं। अच्छा अच्छा अब जी जी। इसी प्रकार, हाँ इसी प्रकार 7 और 10 का अगर देख लें कि सप्तमेश और दशमेश का इत्तेसाल है कि नहीं, तो सप्तमेश है सूर्य है 2 अंश का है, और जी दशमेश मंगल है, ये वो भी भी 2 दो। अंश, 2-11 का है। जी तो फास्ट मूवर कौन सा है? फास्ट मूवर आगे हो गया है, जी इसका मतलब इसराफ योग हो गया, इत्तेसाल नहीं हो गया। तो अच्छा हाँ ये योग जो है बता रहा है कि इंडिया जीत जाएगी। जी 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 अच्छी बात बहुत अच्छे। जी ऐसे टेक्निकल लग्नेश पॉइंट ऑफ व्यू से 30% इंडिया की टीम विनिंग रेंज में है, यदि हम जी क्रिकेट की ऑफिशियल लैंग्वेज में बात करें तो उसके हाँ। अकॉर्डिंगली भी इंडिया का पलड़ा भारी है। अच्छा एक और चीज है कि इसमें जो अधियोग है, अधियोग ने 6, 7, 8 में अगर शुभ ग्रह हैं तो लग्न को बलि करते हैं। तो चंद्रमा देखिए जी द्वादश में चंद्रमा बैठा है, वो द्वितीय भाव को शुक्र देख रहा है, जी और वो तो उसकी पॉजिटिविटी अब बढ़ गई। उच्च राशि है पॉजिटिविटी, उसकी। हाँ पॉजिटिविटी अब बढ़ गई, तो अब लग रहा है कि इंडिया जीत जाएगी। जाएगा। अच्छा लेकिन फिर भी सप्तमेश जो है बली है,
यानी जी ऑस्ट्रेलिया की टीम 6वीं बार शायद विश्व कप में जा रही है, 6वीं 5 बार इंडिया को हराया है। जी 2011 के बाद इंडिया फाइनल में पहुंची नहीं है। जी तो अब ये है कि हम लोग भगवान से प्रे कर रहे हैं कि भाई जीत जाए इस बार। एक तो यही है कि लगन ठीक है, लगन देखिए, लगन जो है बहुत चीज बता देती है। और जी केंद्र में जो है, केंद्र में एक तो दसवें स्वयं बैठा हुआ है और एक बुध जो है एक अच्छा ग्रह बैठा हुआ है जी से जो है ये। और असली जो मुख्य चीज है, लग्नेश और दशमेश में इत्तिसाल है, जबकि सप्तमेश और दशमेश में इत्तिसाल नहीं है। नहीं है। लग्नेश हमारा शनि है, ये 6:31 पर है, और दशमेश मंगल है, ये 2:11 पर है। जी तो ये पकड़ लेगा, आगे चल हाँ जी करके पकड़ ये पकड़ लेंगे। लेगा शनि को और इंडिया को जिता देगा। हाँ जी संघर्ष हुआ मैच है, लेकिन संघर्ष वाला मैच है। लेकिन संघर्ष है, ये बात है, जी संघर्ष जी है, क्योंकि केतु की दृष्टि भी है। और जी एक बात और बता दें, केतु की दृष्टि ये बता रही है कि इस बार शमी नहीं चलेंगे। ओ अच्छा, क्योंकि वो मुस्लिम है। हाँ, दाढ़ी है। जी जी दाढ़ी है। हाँ, जी अच्छा 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 अच्छा। ये भी बहुत अच्छा बताया आपने। पिछली बार शमी बहुत अच्छा चल रहे थे। हाँ बहुत अच्छे चले थे। जी तो आज फिर हम लोग ये फिनिश कर रहे हैं। हाँ जी मिश्रा जी जी, आज हम लोग जो है मिश्रा जी, इत्तिसाल योग और हाँ जी, हाँ जी, मिश्रा जी, बताएं राय साहब। केतु के बारे जी में जी, क्या बोला? केतु के बारे में? केतु जो है, केतु इसमें टीम इंडिया में केतु जो है, शमी है एक प्लेयर, दाढ़ी वाला। हाँ तो बॉलर राहु बॉलर के लिए फास्ट होगा ना, बॉलर। राहु के तो लिए होगा ना। हाँ, उसकी दृष्टि जो है वो बनी हुई है शनि पर। तो शनि जहां पावरफुल है और केतु यहाँ शत्रु क्षेत्री है, शनि अपने घर में है, तो कैप्टन की तो चलेगी, लेकिन ये उतना अच्छा नहीं चलेगा जितना पिछले में उसमें शमी ने जो जितने विकेट विकेट लिए थे या रन बनाए थे। जी इस जी बार हो सकता है कि उतना अच्छा परफॉर्मेंस ना हो पाए इसका। जी 7 विकेट लिए। हाँ, पिछली बार बहुत अच्छा इसने खेला था। तो सर आज जी हम लोग जो है ताज। हाँ, एक बात हाँ जी, और, बोलिए। ये ट्रू मोड पे है ये वाला मेरा, तो अभी तो हाँ हाँ, केतु 6 नंबर में आ गए। अगर नहीं ट्रू मोड में नहीं देखेंगे तो। तो केतु, हाँ, तो 6 नंबर में आ गए तो भी कोई तो नहीं, 6 नंबर में आ गए तो और अच्छा, शनि को एकदम फ्री कर दिया। जी 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 देखो, केतु जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन देता है। जी तो वो अपनी दृष्टि से शनि को माने पावर को कम कर रहा है, जबकि लग्नेश लग्न में बैठा हुआ है और उस पर माने कोई अशुभ दृष्टि नहीं है। मंगल की दृष्टि, हालांकि चौथी दृष्टि मंगल की है, जी लेकिन ताजिक में प्रश्न में जो है हम इसको ना देखें। प्रश्न में जी हमने जो देखा कि इसमें हाँ जी इत्तिसाल योग सबसे पावरफुल इसको बना दिया। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल लग्नेश और दशमेश के बीच में इत्तिसाल है। जी तो आज हम लोग इसी में बस कुंडली पूरा टाइम हो गया। अब जी अगले उसमें हम प्रश्न को ही आगे बढ़ाएंगे। ठीक है प्रश्न जी को सर एक एक करके, जैसे रोग से संबंधित पहले लेंगे कि रोग में लग्न क्या है। लग्न जो है वो रोग डॉक्टर को बताएगी। लग्न की जो स्थिति है वो डॉक्टर बताती है, एक डॉक्टर कैसा है। लग्न अगर बढ़िया शुभ ग्रह बैठा हो तो डॉक्टर बहुत क्वालिफाइड है और वो इलाज अच्छा करेगा। लग्नेश जो है वो रोगी बनता है। लग्नेश की स्थिति जो है ये बताएगी कि रोगी की स्थिति क्या है। अगर लग्न में ही है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, तो वो सरवाइव करेगा, आगे रोग समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर 6, 8, 12 में है लग्नेश, प्रश्न कुंडली का लग्नेश, और रोग को लेकर के कोई चीज आ गया तो दिक्कत है। आप एक हमेशा ध्यान रखिएगा कि रोग से संबंधित किसी भी प्रश्न चार्ट में अगर केतु अष्टम में आता है तो फिर वो जातक, वो माने जो है पेशेंट खत्म ही हो जाता है, फिर वो सरवाइव नहीं करता है, क्योंकि ओके केतु जो है वो एंड कर देता है और वहां जी पर अष्टम हाउस उसकी लॉन्गिविटी है।
तो अगर रोग से संबंधित किसी प्रश्न चार्ट में केतु अष्टम में आ जाता है तो सीधे सीधे आप प्रेडिक्ट कर दीजिए कि भाई बड़ी स्थिति खराब, क्रिटिकल स्थिति है, बचने की संभावना कम दिख रही है। तो इस तरीके से केतु लॉन्गेविटी का इंड कर देता है, जिसके साथ में उसका इंड कर देता है, बस ये बात जी। तो अगले उससे हम लोग रोग से संबंधित जो है प्रश्न चार्ट को किस तरीके से डेलिनेट करेंगे, इस साल को थोड़ा सा और हम एक्सप्लोर करेंगे। जैसे जी, अभी जी। देखा कि इस साल कैसे हो रहा था, उसमें राजीव गांधी वाली कुंडली में भी लग्नेश दशमेश का इस साल था तो उनको प्रधानमंत्रीशिप मिल गई थी, जी जबकि सर। वृश्चिक लग्न वहां भी थी। वृश्चिक लग्न जो है वो माने संकेत करती है कि हाँ अच्छा है। वृश्चिक जी माने स्थिर लग्न, चर लग्न में तो परिवर्तन दिख रहा, जी लेकिन स्थिर लग्न जो है बताती ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जी। आप थैंक लोगों यू। को कुछ न कुछ अच्छा होगा तो सीखने को मिला होगा। हाँ जी, जी बहुत जी, अच्छा। बहुत बहुत प्रोफेशन में धन्यवाद। नाड़ी में, हाँ जी। चलिए फिर नमस्कार सभी को पुनः एक बार, और अब हम लोग नमस्कार, फिनिश करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू नमस्कार सो सर, मच नमस्ते जी, थैंक यू। नमस्कार, थैंक यू सर, नमस्कार बहुत अच्छे, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार। संजीवनी, नमस्ते संदीप जी।